हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 10.2 प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में बोला गया है आपको कि x और y अक्षों के समीकरण आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो x अक्ष का समीकरण ज्ञात करेंगे और फिर हम y अक्ष का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि x और y अक्ष बना ही लेता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में भी आ जाए। ये मान लीजिएगा हमने y अक्ष बना दी और ये हमने x अक्ष बना दी। अब ध्यान रखें, आपको समीकरण ज्ञात करना है, कोई एक बिंदु ज्ञात नहीं करना है, समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण का मतलब होता है बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर जाने वाली एक रेखा। तो ये x अक्ष हो गई और ये आपके पास y अक्ष हो गई। अगर अब हम x अक्ष का समीकरण ज्ञात करें तो सबसे पहले तो x अक्ष में पहचान नहीं आनी चाहिए कि आखिर कौन सी है। तो x अक्ष आप देख रहे हैं, आपके पास ये वाली है, मैं जिसको लाल रंग से बना रहा हूं, देख सकते हैं आप, ये वाली है x अक्ष। ये पूरी x अक्ष जो आगे पीछे दोनों तरफ चल रही होगी, मतलब ये क्षैतिज रेखा। अब आप ये देखो, इस अक्ष पर आप कोई भी बिंदु ले लो। जैसे मान लो एक बिंदु आपने लिया तो x यहां पर आपको नहीं पता कितना होगा, लेकिन मान लीजिएगा मैंने x 1 मान लिया और y लेकिन हमेशा 0 होगा। यहां पर लूंगा तो x कहीं भी यहां पर मान लीजिएगा 3 होगा, लेकिन y फिक्स होगा 0 होगा। यहां पर कहीं यदि हमें बिंदु ले लेते हैं तो वो -2 मान लिया मैंने x का निर्देशांक, लेकिन y तो हमेशा फिक्स 0 ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाऊं तो मुझे एक बात ये सोचनी है कि आखिर कॉमन बात क्या है, उभयनिष्ठ क्या है इन सब में। तो मुझे समझ में आ रहा है कि y हमेशा 0 ही होना चाहिए, अर्थात x अक्ष का समीकरण आपके पास y बराबर 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखें, x अक्ष का समीकरण मतलब ये रेखा का समीकरण आया है। रेखा ये वाली लाल वाली जो मैंने अभी आपको बताई है, वो y बराबर 0 हो गई। अब हम आते हैं y अक्ष के समीकरण पर। तो अब सबसे पहले तो हम ये पहचान लेंगे कि आखिर y अक्ष है कौन सी। तो y अक्ष देखो, आपके पास ये वाली रेखा है, ये देखो आगे पीछे ऊपर नीचे ये दोनों तरफ चलती रहेगी। अब आप इस पर कोई भी बिंदु लेके देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने ये बिंदु लिया तो x निर्देशांक हमको पता ही है 0 होगा, लेकिन y कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर लिया तो 0 कॉमा मान लीजिएगा 3 होगा, यहाँ पर लिया तो ये होगा 0 कॉमा -3 करके मान लिया, मान लो मैंने। तो आप देख रहे हैं इस y अक्ष पर, मतलब इस वाली रेखा पर आपके पास हमेशा x की वैल्यू 0 मिल रही है। इसका मतलब जो y अक्ष का समीकरण होता है, या हम बोल सकते हैं y अक्ष वाली रेखा जो होगी, उसका समीकरण आपके पास x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि x हमेशा 0 ही चल रहा है। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। चलिए, अब हम दूसरे वाले प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए, दूसरे वाले प्रश्न में आपको बोला गया कि उस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। संतुष्ट किन प्रतिबंधों को करता है उनको समझ लेते हैं। ढाल आपको दी हुई है 1/2 और बिंदु -4,3 से जाने वाली। अब देखो, आपके पास क्या दिया हुआ है, रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है और बोला गया है उस रेखा की ढाल है 1/2। ढाल मतलब प्रवणता, जिसको हम m से प्रदर्शित करते थे, तो वो आपके पास 1/2 आ गई। फिर बोला गया है ये रेखा जो आपको निकालनी है समीकरण जिसका, वो -4,3 से जा रही है। अब कोई भी एक बिंदु होगा -4,3, तो मान लीजिएगा मैंने ये बिंदु मान लिया। तो अब ये देखो, हमें कोई भी रेखा यदि निकालनी होती थी, किसी बिंदु से जा रही हो, मतलब बिंदु हमें पता है और उस रेखा की प्रवणता पता है, तो हमने एक वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था। आपने देखो एक थ्योरी में फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रवणता m तथा बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण। समीकरण हमने क्या सीखा था, y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1, ये आपने पढ़ा था। अब यहां पर बात आती है, देखो y और x तो चलते ही रहेंगे, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अब x1 y1 क्या है, तो आप इन बिंदुओं को ही x1 y1 मान लीजिएगा। तो ये मान लीजिएगा x1 y1 हो गए, तो x1 आपके पास -4 हो गया और y1 3 हो गया। अब इस फॉर्मूले में यहां पर लगा दीजिएगा। तो y माइनस y1 की वैल्यू 3 बराबर m की वैल्यू 1/2, x माइनस x1 की वैल्यू हो गई यहां पर आपके पास -4। तो ये देखो आपने लिख दिया यहां से। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं और फिर आपका उत्तर वही हो जाएगा। तो देखिए, आपके पास आ जाएगा y -3 बराबर x + 4/2।
इस 2 को मैं पक्षांतर करता हूं तो 2y माइनस 6 बराबर x प्लस 4 आ गया। या फिर देखिए आप इसको लिख सकते हो 2y बराबर x प्लस 10, क्योंकि माइनस 6 को पक्षांतर करोगे तो प्लस हो जाएगा उधर। तो ये आपके पास उत्तर आ जाएगा, अर्थात उस रेखा का अभीष्ट समीकरण आ जाएगा। अब ये तो आपके पास देखो मैंने एक तरीके से आपको ये बता दिया इस रेखा का समीकरण निकालना। अब कुछ छात्रों को ये दिक्कत होती है कभी कभी, वैसे तो देखो हमें सीधे इसमें पता था कि प्रवणता दी है और एक बिंदु दिया है, तो आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला होता है बिंदु प्रवणता रूप रेखा का समीकरण का, तो वो आपने यहां पर लगा दिया है फॉर्मूले से। लेकिन कभी कभार कुछ छात्रों को दिक्कत होती है कि क्या हम और तरीके से नहीं कर सकते, तो हाँ बिल्कुल हम किसी और तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो मेथड 2 अब मैं लिख देता हूं। ध्यान रखो आपको बोला गया है कि प्रवणता जो है वो 1/2 है, और जो बिंदु है जिस बिंदु से वो रेखा गुजर रही है वो है -4,3। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि कोई भी रेखा अगर m प्रवणता की है तो y बराबर mx प्लस c तरीके की होती है। तो मैंने मान लिया अभीष्ट रेखा का समीकरण वो हो गया y बराबर mx प्लस c। अब स्वाभाविक सी बात है y और x ये तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि ये तो बस इस बात को प्रदर्शित करते हैं उस रेखा पर कोई भी बिंदु इनको संतुष्ट करेगा, तो x और y तो ऐसे ही रहेंगे। आपको केवल m और c की वैल्यू चाहिए, अगर आप वो निकाल लेंगे तो आपके पास रेखा का समीकरण आ जाएगा। अब देखिए आपको ये पता है कि m का मान तो 1/2 है, तो आपके पास रेखा बन गई y बराबर x/2 प्लस c। आपने m का मान लगा दिया, अब केवल आपको c का मान चाहिए और आपका उत्तर आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। अब यही वाली रेखा तो -4,3 से गुजर रही है, इसका मतलब x की जगह -4 और y की जगह 3 लगा देंगे। तो देखो y की जगह 3 लगाते हैं, x की जगह -4 लगाया, तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 3 बराबर -2 प्लस c, अर्थात c का मान देखो आपके पास 5 आ जाएगा। अब यदि c का मान आपके पास 5 आ गया तो अब देखो यहां से आपके पास जो अभीष्ट रेखा होगी वो आ जाएगी y बराबर x/2 प्लस 5, और यदि आप थोड़ा लासापा लेंगे तो देखो ये आ गया x प्लस 10/2, और 2 को इधर ले जाएंगे अर्थात तिरछा गुणा कर देंगे तो 2y बराबर x प्लस 10, ये आपके पास यहां से आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 2y बराबर x प्लस 10, ये आपका जो मेथड 2 में उत्तर आया है वही मेथड 1 में उत्तर आया था। अर्थात आपने ये बात देखी कि आपको केवल और केवल इस बात पर ध्यान रखना है कि आप कोई भी रेखा की समीकरण मानिए, आप बस उसमें इनको संतुष्ट करा दीजिएगा m को और इस बिंदु को, तो आपका हमेशा सही उत्तर ही आएगा, चाहे आप इस वाले तरीके से करें चाहे मैंने मेथड 2 से जो बताया उससे करें। बस ये हुआ यहाँ पर कि ये जो पहला तरीका हमने यूज किया है बिल्कुल हूबहू फॉर्मूले में आपको वैल्यू लगा देनी थी, और फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि किसी रेखा का समीकरण जब उसकी प्रवणता m है और एक बिंदु से पास हो रही है, अर्थात बिंदु प्रवणता रूप वाला। अब देखो तीसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया है कि रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है। आगे आपको बोला गया है कि वो रेखा बिंदु 0,0 से जाने वाली है और ढाल m वाली है। ढाल का मतलब आपको बताया है कि ये प्रवणता होती है, तो प्रवणता आपको m ही दी हुई है। अब बोला गया है कि बिंदु 0,0 से जाने वाली हो, तो यहां पर आपको तुरंत समझ में आ गया कि आपको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता दी हुई है और एक बिंदु से पास हो रहा है, मतलब वो बिंदु दिया हुआ है, अर्थात आपको बिंदु प्रवणता रूप वाला यहां पर फॉर्मूला यूज करना है। तो अब देखो ये तो डायरेक्ट एक बार में हो जाएगा इससे, तो आपके पास आएगा y माइनस y1, देखो 0 हो गया, बराबर प्रवणता, प्रवणता मतलब ढाल वो m आपके पास दी हुई है x माइनस 0, तो ये आपके पास देखो y बराबर mx आ जाएगा, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। अब यदि आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें, क्या इसका कोई दूसरा मेथड भी है, तो हाँ बिल्कुल है, ऐसे इसके और भी मेथड हो सकते हैं, मैं तो केवल दूसरा ही बता रहा हूं, ध्यान रखें इस बात का, और भी मेथड हो सकते हैं, मैं केवल 2 ही मेथड यहां पर आपको बता रहा हूं। मान लीजिएगा किसी छात्र ने माना कि रेखा का समीकरण हमने y बराबर mx प्लस c मान लिया। ये वैसे रूप हम तब लिखते थे जब अंत्यखंड में पता होता था, क्योंकि c होता था y अक्ष पर अंत्यखंड, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहां से भी निकाल सकते हैं, हमें अंत्यखंड भले ही नहीं पता है लेकिन हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो देखो m तो हमें पता है प्रवणता m ही है, तो y बराबर mx प्लस c।
अब केवल आपको सी की वैल्यू पता करनी है, एम तो आपको पता ही था जो आपने एम लगा दिया यहां से। अब सी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए देखो आपको ये दिया हुआ है कि 0,0 से गुजर रही है वो रेखा, अर्थात एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। क्योंकि यदि कोई रेखा 0,0 से गुजर रही है तो उस रेखा को 0,0 संतुष्ट करेगा, अर्थात एक्स की वैल्यू 0 भी संतुष्ट करेगी और वाई की वैल्यू 0 लगा दो, ये दोनों संतुष्ट करेंगे। तो देखो ये आ जाएगा m गुणा 0 प्लस सी, तो ये सबको 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0, तो c बराबर आपके पास 0 आ जाएगा। अर्थात अब आप देखो c बराबर 0 यदि आपके पास आ गया तो अब आपके पास रेखा का अभिष्ट समीकरण क्या बनेगा, यहां से y बराबर mx, और यही देखो मैंने आपको मेथड 1 में निकालकर बताया था। तो आप किसी भी तरीके से करें उत्तर हमेशा सही ही आएगा, इस बात के लिए निश्चिंत रहें। चलिए आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया है कि उस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है। आगे बोला गया कि बिंदु 2,2 अंडर रूट 3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 अंश के कोण पर झुकी हुई। चलिए अब यहां पर आप ये देखो कि आपको x अक्ष से बोला गया है, यहां पर प्रवणता नहीं बताई गई है लेकिन x अक्ष से कोण दिया गया है। तो आपको बताया गया था कि कोई भी रेखा यदि x अक्ष से जो कोण बनाती है, जैसे मान लीजिएगा ये मैं केवल समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूं, ये मैंने देखो x अक्ष बना दी, ये x अक्ष हो गई, ये रेखा हो गई। अब स्वाभाविक है कि यहां पर आपको बोला x अक्ष से 75 अंश का कोण बना रही है, मतलब ये कोण 75 अंश है। तो आपको पता है कि x अक्ष की धनात्मक दिशा से रेखा जो कोण बनाती है उसका अगर tan ले लें, अर्थात टेंजेंट ले लें, तो वो प्रवणता आ जाती है। तो यहां पर प्रवणता आपको दी नहीं थी, यहां पर कोण दिया था थीटा, तो आपने प्रवणता निकाल ली tan थीटा, अर्थात tan 75 डिग्री। अब कैसे भी tan 75 डिग्री तो आप नहीं लिखेंगे, आप तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि tan 75 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan 75 अंश का हमें फॉर्मूला एक बार में नहीं याद होता है, क्या वैल्यू होती है, तो हम इसको तोड़ते हैं 45 प्लस 30 में। अब त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस बी का, तो मैं यहां पर आपको पहले रिकॉल करा देता हूं tan a प्लस बी क्या होता है। tan a प्लस बी आपके पास होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a गुणा tan b, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो अभी देखो हम क्या करते हैं कि वैल्यू लगाते हैं, तो tan 45 प्लस tan 30 बटे 1 माइनस tan 45 गुणा tan 30। tan 45 और tan 30 मतलब 45 और 30 में ही हमने इसलिए ही ब्रेक किया है क्योंकि हमें tan 45 और tan 30 इन दोनों की वैल्यू पता है इसलिए। तो देखिए m आपके पास यहां से हो जाएगा tan 45 होता है 1, tan 30 होता है 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 गुणा tan 30, तो मतलब ये 1 बटे अंडर रूट 3 ही बचेगा यहां पर। जब आप लासापा लोगे तो देखो लासापा आएगा अंडर रूट 3 और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे, अब देखो यहां पर भी लासापा तो अंडर रूट 3 ही आएगा और इधर आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। तो आप गौर करोगे तो अंडर रूट 3 से देखो ये अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया और आपके पास यहां से बचा है अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। आप चाहो तो यही वैल्यू रखो, नहीं तो आप इसका परमेयीकरण भी कर सकते हैं। वैसे हमेशा ध्यान रखें जब भी हर में अपरमेय संख्या बन रही हो तो उसका परमेयीकरण कर दें, मतलब परमेय बनाएंगे। तो परमेयीकरण कैसे करते थे, अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1 आपके पास दिया हुआ है, तो ये माइनस है तो यहां पर मैं अंडर रूट 3 प्लस 1 का गुणा कर दूंगा ऊपर नीचे। तो देखिए हमने गुणा कर दिया यहां से। तो अब यहां पर इसको थोड़ा सरल करेंगे तो देखो ये m की वैल्यू ही चल रही है आपके पास, तो यहां पर मैं m लिख देता हूं बराबर, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा 1, मतलब 2 गुणा अंडर रूट 3 ही रहेगा, बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास यहां से आ जाएगा। तो आप ये देखो यहां से ये 3 बन गया, ये 1 बन गया, 4 हो गया, तो 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे ये 3 बनेगा और ये 1 बना, तो 2 बचा केवल। अब यहां से देखो दो जो हर में है वो दो अंश के पदों को भाग दे देंगे उससे 2 से, तो m बराबर देखिए आपके पास आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। तो इस तरीके से आपके पास प्रवणता आई है अभी तक, केवल ध्यान रखें प्रवणता आई है, आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो अब देखो
प्रवणता एक तरीके से आपके पास आ गई और आपको एक बिंदु पता है, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे मेथड 1 और मेथड 2 कोई से भी कर सकते हो, लेकिन मेथड 1 हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, उसमें हमें कुछ नहीं सोचना पड़ रहा है क्योंकि हमें प्रवणता दी हुई है रेखा की और एक बिंदु दिया हुआ है जिससे रेखा वो गुजर रही है। तो इसलिए रेखा का अभीष्ट समीकरण देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से y माइनस y1 आपके पास आ गया 2√3 बराबर m x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है x1 की वैल्यू। तो यहां पर देखो x1 की वैल्यू 2 हो गई। अब यहां पर मैं वैल्यू लगा देता हूं m की भी, तो देखो आ जाएगा y माइनस 2√3 बराबर 2 प्लस √3 गुणा x माइनस 2। अब यहां पर आप ये देखो कि इसको थोड़ा सरल करें तो y माइनस 2√3 बराबर 2 प्लस √3 गुणा x माइनस, देखो 2 का गुणा करूंगा इस दोनों पदों में तो ये -4 माइनस 2√3 आ जाएगा। अब यदि आप गौर करो तो -2√3 और माइनस का 2√3 ये कैंसिल हो गया आपके पास अब केवल बचेगा y बराबर 2 प्लस √3 गुणा x माइनस 4 और यही आपका उत्तर हो जाएगा, अर्थात अभीष्ट रेखा का समीकरण। चलिए आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। तो देखो यहां पर आपको बोला गया कि आपको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है। और प्रतिबंध देखिए क्या दिए हुए हैं कि वह रेखा मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है और जिसकी ढाल -2 है। अब यहां पर आप ये देख रहे हो कि ढाल आपको दिया हुआ है, मतलब आपको एक तरीके से ये तो समझ में आ गया कि प्रवणता -2 है, तो m का मान -2 आपने लिख दिया। अब यहां पर ये जो आपको दिया है कि मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है 3 इकाई दूरी पर। अब इससे हम समझ लेते हैं कि आखिर हम कैसे कोई बिंदु निकालेंगे या कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी। तो यहां पर आपको देखो मैं एक x और y अक्ष बना के समझाता हूं। ये अपने पास हो गई y अक्ष और ये हो गई अपने पास x अक्ष। अब बोला गया कि जो एक रेखा है ये वो मूल बिंदु के बाईं ओर, तो स्वाभाविक सी बात है मूल बिंदु ये होता है, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई। मूल बिंदु के बाईं ओर बात कर रहा है x अक्ष की तरफ, तो x अक्ष की तरफ मतलब ये वाली रेखा इधर कहीं आएगा। 3 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करती है रेखा, 3 इकाई दूरी पर मतलब ये दूरी 3 होनी चाहिए, ध्यान रखें। तो स्वाभाविक सी बात है अगर यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इस बिंदु का निर्देशांक तो अब आपको तुरंत पता लग जाएगा। कैसे, उसको समझ लेते हैं। देखो बाईं तरफ कर रहा है, दूरी 3 है तो ये -3 हो जाएगा, क्योंकि -3 का मतलब ये नहीं है दूरी -3 हो गई, दूरी तो 3 ही रही क्योंकि दूरी तो धनात्मक ही होगी, लेकिन निर्देशांक -3 हो जाएगा। और चूंकि ये बिंदु x अक्ष पर है इसका मतलब y तो 0 हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दी गई थी कि बिंदु क्या है, आपने पहले बिंदु निकाला कि आखिर किस बिंदु से गुजर रही है। तो किस बिंदु से गुजर रही है वो आपको मालूम पड़ गया -3,0 से। तो -3,0 से गुजरने वाली तथा जिसकी प्रवणता -2 हो उस रेखा का समीकरण हम ज्ञात करते हैं। तो देखो दो मेथड है, कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हो। मैं जैसे सबसे सिंपल लगाता हूं बिंदु प्रवणता रूप वाला, क्योंकि उसमें आपको एक बिंदु पता होता है जिससे रेखा गुजरती है और प्रवणता पता होती है। तो चलिए लगाते हैं y माइनस y1 देखो 0 है आपके पास बराबर m x माइनस x1 की वैल्यू देखिए कितनी है -3, तो ये आपने यहां से लगा दिया है। अब इसको बस सरल करना बाकी रह गया हमारे लिए। तो देखिए y बराबर यहां आ जाएगा -2 और ये x प्लस 3 हो जाएगा। जब आप इसको थोड़ा ओपन करेंगे अर्थात गुणा करेंगे -2 का, तो ये आ जाएगा y बराबर -2x -6 और यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। अच्छा यहां पर एक बात आप ये गौर करें, कुछ छात्र सोचते हैं कि उनका उत्तर गलत है अगर उत्तर पुस्तिका में ऐसा नहीं लिखा है। अगर मान लीजिएगा, ध्यान रखो, उत्तर पुस्तिका में हो सकता है कि आपको -2x और -6 दोनों को बाईं तरफ पक्षांतर कर दिया जाए, तो आपके पास ये बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0। तो चाहे आप ऐसा लिखो चाहे जो हमने निकाला है वो लिखो, सभी उत्तर सेम ही हैं। ध्यान रखें, हो सकता था वो -2x को पक्षांतर कर दे लेकिन -6 को ना करें, तब भी उत्तर आपके पास समान ही रहेगा। तो इसमें आपको निश्चिंत रहें, कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पर।
इसमें आपको बोला गया कि आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। देखिए बोला गया कि मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाने वाली रेखा आपको निकालनी है, मतलब समीकरण निकालना है। तो x अक्ष के साथ 30 अंश का कोण है, मतलब थीटा 30 अंश है। ध्यान रखें प्रवणता के लिए जो कोण होता है वो x अक्ष के साथ ही बनता है और यहां पर भी x अक्ष के साथ दिया है, तो इसका मतलब प्रवणता हो जाएगी m बराबर tan 30 डिग्री अर्थात 1/√3। अब इसको समझ लेते हैं कि ये आखिरकार क्या दिया है। देखो ये क्या दिया है उसको समझते हैं। बोला गया कि मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को, स्वाभाविक सी बात है मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को कर रहा है, मतलब अगर निर्देशांक देखें तो मैं आपको कुछ इस तरीके से बता देता हूं। देखो ये y अक्ष हो गई, ये अपने पास x अक्ष हो गई, मूल बिंदु से ऊपर है मतलब यहां पर y अक्ष को देखो ये 2 दूरी है, 2 इकाई यही तो होगी, तो निर्देशांक क्या होंगे 0,2 हो जाएंगे। तो आपको देखो बिंदु पता लग गया 0,2 है। देखो इसको मैं 2 तरीके से आपको समझाऊंगा इस प्रश्न को। सबसे पहले तो आपको बिंदु पता लग गया 0,2, तो अब आपको देखो बिंदु पता लग गया, प्रवणता पता लग गई रेखा की। तो मेथड 1 से अगर हम इसको करें तो बिंदु प्रवणता रूप लगा देंगे, तो y माइनस y1 देखिए कितना है 2 बराबर m x माइनस x1 देखिए आपके पास 0 है, तो यहां से आपके पास यह आ जाएगा y माइनस 2 बराबर x/√3, या आप इसे लिख सकते हैं √3y माइनस 2√3 बराबर x, और यह आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अर्थात इस अभीष्ट रेखा का समीकरण। अब ये तो पहला मेथड आपके पास रहा। अब दूसरा मेथड क्या है उसको समझ लेते हैं। दूसरे मेथड के लिए आप ये समझो कि अगर मैं कुछ इसको इस तरीके से बोलूं कि हमने y अंत्यखंड आपको बताया था, मतलब आपने थ्योरी में पढ़ा था y अंत्यखंड क्या होता है। y अंत्यखंड मतलब रेखा y अक्ष पर जितनी दूरी पर कट करती है, अंत्यखंड को हमेशा चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो रेखा देखो यहां पर कट करती हुई जा रही है, तो अंत्यखंड क्या हुआ मूल बिंदु से देखो कितनी दूरी, ये 2 हो गई ना, ऊपर की तरफ है तो 2 हो गई, तो c आपको यहां से मिल गया 2, y अक्ष पर अंत्यखंड को c आपने पढ़ा था। तो अब मेथड 2 में यहां यूज करता हूं। मेथड 2 क्या था अपने पास कि आपको y अक्ष पर अंत्यखंड पता होगा अर्थात c पता होगा और प्रवणता पता होगी, तब आप फॉर्मूला लगाते थे y बराबर mx प्लस c। अब आप सीधे तुरंत वैल्यू लगा दीजिएगा, तो y बराबर m की वैल्यू देखो 1/√3 है, x प्लस c की वैल्यू देखो 2 है, तो ये आ जाएगा y बराबर x प्लस 2√3/2। और अगर देखो इस 2 को पक्षांतर कर दें, स्वाभाविक सी बात है अब ये भाग में है तो पक्षांतर करने में गुणा में हो जाएगा y के साथ, तो 2y बराबर, सॉरी ये आपके पास 2 नहीं आएगा √3 आएगा, ये हमने ध्यान नहीं दिया। तो √3 का पक्षांतर करेंगे तो √3 का गुणा हो जाएगा, तो √3y बराबर x प्लस 2√3 आपके पास आ जाएगा, और यही आपका समीकरण है। तो आप देखो मेथड 1 में जो आंसर आया है वही आपके पास मेथड 2 में आया है। हो सकता है आपको देखने में अलग लगे लेकिन है बिल्कुल सेम, क्योंकि देखो इनमें और इसमें किस बात का अंतर है कि यहां पर मैंने 2√3 को दाईं तरफ लिखा है, बस यहां पर मैंने पक्षांतर कर दिया था, हैं दोनों आंसर बिल्कुल सेम ही। तो अब हम प्रश्न संख्या 7 पर आ जाते हैं। रेखा का समीकरण यहां पर भी आपको ज्ञात करना है और प्रतिबंध आपको दिए हुए हैं कि ये रेखा बिंदुओं -1,1 और 2,-4 से जाती हुई है। तो अब यहां पर आप देखो आपको 2 बिंदु पता है, एक बिंदु है -1,1 और दूसरा बिंदु है 2,-4। तो अब देखो आपने पढ़ा था कि दो बिंदु यदि x1, y1 तथा x2, y2 आपको दिए हुए हैं तो उनसे गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपके पास होता था y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये आपके पास होता था। अब यहां पर स्वाभाविक सी बात है ये हमारे मन में डाउट आ सकता है कि आखिर y1 x1 कौन सा वाला बिंदु लेना है और x2 y2 कौन सा बिंदु लेना है। तो ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किसी भी बिंदु को x1 y1 लीजिएगा और दूसरे वाले को फिर आप x2 y2 मान लेंगे। जैसे मान लीजिएगा मैंने इस बिंदु को x1 y1 ले लिया और इसको हमने x2 y2 ले लिया। तो अब देखो यहां पर हम इसको निकालते हैं। यहां पर एक बात ये ध्यान दें कि जब आपको प्रवणता पता होती थी और एक बिंदु पता होता था तब भी आपने जो समीकरण सीखा था रेखा का वो था y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1।
अर्थात इस बिंदु का यूज तो आपने ये y1 और x1 करके लिख लिया। जो m आपको देखो यहां पर दिया हुआ था तो आपने यहां लिख लिया, लेकिन इस प्रश्न में m नहीं दिया हुआ है। m आप कैसे निकालते हैं, ध्यान रखें, जब दो बिंदु दिए होते हैं तो यही तो आपके पास m होता है। ये जो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 ये जो लिखा है यही आपके पास m होता है। तो इस बात के लिए आप ध्यान रखो, फॉर्मूला आपके पास यही एक तरीके से है, बस m यहां पर आपको नहीं दिया तो आपको दो बिंदु दे दिए गए हैं, तो m आप वहां से निकाल सकते हो। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न पर। तो y माइनस, मैंने आपको बताया y1 जैसे इसको मान लिया होगा तो -4 बराबर y2 माइनस y1 करोगे तो 1 माइनस -4 बटे x2 माइनस x1 अर्थात -1 -2, ये आपके पास आ गया। और अब करोगे आप x माइनस x1 अर्थात x माइनस 2। ध्यान रखें अगर यहां y1 है तो यहां x1 ही होना चाहिए, अगर यहां y2 करते तो यहां x2 कर सकते थे। तो इस बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का। तो अब देखो ये आ जाएगा y प्लस 4 बराबर, ये देखो 1 प्लस 4 हो जाएगा मतलब 5 बटे -1 -2 -3 हो जाएगा, 3 मैंने यहां लिख दिया, माइनस ऊपर लगा दिया, ये आ गया। अब इस 3 को पक्षांतर करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पर अभी भाग में है तो गुणा हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 12 बराबर -5 का गुणा कर देते हैं इस कोष्टक में, -5x प्लस 10। तो देखिए अब आपके पास हो जाएगा 3y प्लस 5x बराबर 10 माइनस 12, अर्थात देखिए 3y प्लस 5x बराबर -2, ये आपके पास यहां से आ जाएगा और यही आपका इस रेखा का अभीष्ट समीकरण हो चुका है। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में बोला गया कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी 5 इकाई है और लंब धन x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है। अब यहां पर देखो ये कुछ अलग तरीके का प्रश्न आ गया, अभी तक जो सिंपल से प्रश्न चल रहे थे वैसा एकदम फॉर्मूला तो यहां पर नहीं है। फॉर्मूला आपने भले ही पढ़ा है लेकिन उसको बिल्कुल अलग तरीके का है ये फॉर्मूला। तो समझ लेते हैं पहले प्रश्न क्या कहना चाह रहा है और हमने फिर सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला सीखा था। तो यहां पर सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं ताकि हमको थोड़ा ढंग से समझ में आ जाए। ये मान लीजिएगा एक्स अक्ष हो गई और ये हमने देखो यहां पर एक वाई अक्ष बना दी। अब ये बोला गया है कि जो लंब है वो धन एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है। ध्यान रखो लंब कहां से डाला गया है, मूल बिंदु से लंब डाला गया, वो धन एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है उस रेखा पर। तो रेखा हमें नहीं पता कौन सी होगी, तो मान लीजिएगा हमने रेखा कुछ इस तरीके से मान ली। देखो ये मैंने हरे रंग से रेखा बना दी, ये मेरे पास रेखा हो गई बेसिकली जिसका समीकरण हमको ज्ञात करना था, तो वो रेखा हमने ये मान ली। अभी हमें समीकरण नहीं पता, उस बारे में निश्चिंत रहे, केवल मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने क्या पढ़ा था थ्योरी में। अगर आप इस रेखा पर मूल बिंदु अर्थात 0,0 इस बिंदु से लंब डालेंगे, तो अभी देखो मैं लाल रंग से लंब डालता हूं तो स्वाभाविक सी बात है लंब कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। ये देखो ये आपके पास लंब आ गया, ये आपने लंब डाल दिया मूल बिंदु से इस रेखा पर, अभिष्ट रेखा पर, तो ये 90 अंश हो गया। तो अब बोला गया कि ये जो लंब है वो धन एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है। तो देखिए लंब तो ये हुआ, तो धन एक्स अक्ष से मतलब 30 अंश का कोण ये आपके पास हो गया यहां से। और आपको बोला गया कि मूल बिंदु से लांबिक दूरी 5 इकाई है। ध्यान रखो कि इस रेखा की इस मूल बिंदु से दूरी, या हमेशा ध्यान रखो दूरी लांबिक ही होती है, मतलब लंब के अनुगत ही होती है। तो लांबिक दूरी 5 इकाई है, अर्थात अगर ये बिंदु P है, ये बिंदु O है, तो OP आपके पास 5 दिया हुआ है। आपको इतना समझ में आ गया कि हमें OP दिया हुआ है, मतलब रेखा की मूल बिंदु से दूरी, या हम बोल सकते हैं रेखा की मूल बिंदु से लांबिक दूरी, क्योंकि दूरी हमेशा लंबवत ही निकाली जाती है। और कोण दिया हुआ है जो लंब बना रहा है एक्स अक्ष से। तो अब आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ने क्या पढ़ा था उसको पहले हम समझा देते हैं। आपने पढ़ा था अगर इस दूरी को हम स्मॉल p मान लें और इस लंब जो बना रहा है एक्स अक्ष से कोण, इसको यदि हम अल्फा मान लें, तो आपके पास अभीष्ट रेखा का समीकरण देखिए, आपने जो सीखा था उसको मैं लिख देता हूं। अभीष्ट रेखा का समीकरण ये था आपके पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर स्मॉल p, ये था आपके पास। अब यहां पर हम अल्फा और p का मान लगा देते हैं बस, और क्योंकि हम जानते हैं x और y तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं किसी रेखा में। तो देखो x
एल्फा आपके पास 30 अंश हो चुका है, ध्यान रखें। अब तो कॉस 30 अंश प्लस वाई साइन 30 अंश बराबर पी का मान, मतलब लांबिक दूरी 5 हो गई। अब मान लगा देंगे। कॉस 30 आपके पास होता है अंडर रूट का 3/2, तो एक्स अंडर रूट 3/2 आपने लिख दिया, प्लस साइन 30 होता है 1/2, तो y/2 हो गया बराबर 5। ये आपके पास यहां से आ गया। तो अगर आप ये देखोगे, 2 हमारे पास आ रहा है कॉमन लासापा में, तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3x प्लस वाई बराबर 2 गुणा 5 अर्थात 10। और यही आपका इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा, अर्थात रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब देखिए, किसी छात्र को हो सकता है लगे कि उसको वो फॉर्मूला याद नहीं है ये वाला, तो हम दूसरे तरीके से उसको बता देते हैं। तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ और सोचना ही पड़ेगा। तो देखो, अगर ये 90 है, ये 30 है, तो स्वाभाविक सी बात है ये कोण आपके पास 60 अंश बनेगा। और यदि मैं ये बाहर वाला कोण निकालूं, मतलब इस रेखा का एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा से बना हुआ कोण वामावर्त दिशा में, तो 120 अंश देखो ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो सरल रेखा है ये। 180 अंश कोण बनता है, 60 ये बन चुका, तो ये 120 आ जाएगा। तो यहां से अब देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्रवणता जो होगी, मैं मेथड 2 से कर रहा हूं अब। प्रवणता अर्थात जो अभीष्ट रेखा की प्रवणता होगी वो tan 120 अंश आ गई, अर्थात ये आ जाएगा tan 90 प्लस 30, मतलब माइनस का cot 30, या मैं बोल सकता हूं माइनस का अंडर रूट 3। ये आपके पास आ जाएगा m, मतलब प्रवणता। मैं दूसरे मेथड से समझा रहा हूं, हमने इस मेथड में m का कहीं यूज नहीं किया था, लेकिन दूसरे मेथड में मैं बता रहा हूं कि और कैसे आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। अब देखो, आपको यह पता है कि अगर ये बिंदु A है, तो त्रिभुज OPA समकोण त्रिभुज है। अगर त्रिभुज OPA एक समकोण त्रिभुज है और आपको OP पता है, तो स्वाभाविक सी बात है आप OA निकाल सकते हो आसानी से। देखो, OA आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और P क्या हो जाएगा, इस 60 अंश वाले कोण के लिए लंब हो जाएगा। तो देखो, साइन 60 बराबर लंब हो गया स्मॉल p, मतलब 5 बटे कर्ण हो गया OA। साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2, तो OA आपके पास हो जाएगा 10 बटे अंडर रूट 3। अब ध्यान रखो, ये OA आपके पास आया है और A तो आपने इधर लिया है, मतलब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, मतलब एक्स अक्ष पर, लेकिन दाईं तरफ लिया है, तो स्वाभाविक सी बात है A के जो निर्देशांक होंगे वो 10 बटे अंडर रूट 3, 0 हो जाएंगे। तो अब ये ध्यान रखो, आपको प्रवणता मालूम पड़ गई और एक बिंदु मालूम पड़ गया जहां से देखो ये रेखा गुजर रही है, ए बिंदु से तो गुजर ही रही है। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो, यहां पर बिंदु भी हमें पता लग गया है, जो कि है 10 बटे अंडर रूट 3, 0। अब चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। तो फॉर्मूला था आपके पास, एक बिंदु और प्रवणता जब दी हो तो y माइनस y1 ये हो गया 0 बराबर m, मतलब माइनस का अंडर रूट 3, x माइनस x1 अर्थात 10 बटे अंडर रूट 3। अब यदि हम माइनस अंडर रूट 3 का गुणा करते हैं इस कोष्टक के दोनों अवयवों में, तो आ जाएगा y बराबर माइनस का अंडर रूट 3x प्लस 10 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, ये आपके पास आ जाएगा। तो देखो, अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 आपके पास यहां से कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से अब ये देखो, माइनस अंडर रूट 3x जो है उसको बाईं तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y प्लस अंडर रूट 3x बराबर 10। और देखो, मेथड 1 से जो हमने उत्तर निकाला है और मेथड 2 से जो उत्तर निकाला है, दोनों सेम ही आ रहे हैं। देख सकते हैं y प्लस अंडर रूट 3x बराबर 10 आया था, यहां पर भी बिल्कुल सेम ही आपके पास आ रहा है। तो अगर किसी छात्र को ऐसे फॉर्मूले याद नहीं है, तो करने के और भी तरीके हो सकते हैं, बस उसको ध्यान रखना है उसको क्या क्या पता है, तो उसके हिसाब से उसको वैल्यू निकालनी। जैसे हमने यहाँ पर प्रवणता और एक बिंदु निकाल लिया, हो सकता है कोई छात्र 2 बिंदु निकाल ले, प्रवणता ना निकाले, तो 2 बिंदुओं से भी तो रेखा आ सकती है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकता है। अब आइए प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। यहां पर बोला गया कि त्रिभुज PQR के शीर्ष P 2,1, Q माइनस 2,3 और R 4,5 हैं। आपको आगे बोला गया है कि शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर आप ये देखो कि सबसे पहले तो त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। अब अगर मैं रफ डायग्राम एक बनाऊं, वैसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना भी कर सकते हो, लेकिन अगर एक रफ डायग्राम बनाओगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिएगा एक त्रिभुज PQR बोला गया था, तो मैंने एक त्रिभुज ये बना दिया PQR।
आप किसी को भी P, किसी को भी Q, किसी को भी R मान लो। जैसे मैंने ये R मान लिया, ये P मान लिया और ये Q मान लिया। P के निर्देशांक दिए हुए हैं 2,1, Q के निर्देशांक है -2,3 और R के निर्देशांक है 4,5। अब आपको बोला गया है आपको उस माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना है जो शीर्ष R से जाती हुई हो। अब समझ लेते हैं, पहले माध्यिका क्या होती है उसको समझते हैं। वैसे आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको यहां पर रिकॉल करा देता हूं। अगर आपके पास कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, और अगर आपको A से पास होने वाली माध्यिका निकालनी है, तो स्वाभाविक सी बात है, माध्यिका एक रेखा होती है, तो वो रेखा तो A से गुजरेगी, लेकिन अब वो किधर से होकर जाएगी? तो ध्यान रखें, माध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। तो D यहां पर अगर AD एक माध्यिका हो जाएगी A से गुजरने वाली, और जो D होगा वो BC का मध्य बिंदु होता है। तो इस तरीके से आपको ये तो समझ में आ गया कि माध्यिका होती कैसे है, मतलब बनती कैसे है। अब आपको इस प्रश्न में बोला गया कि R से जाने वाली माध्यिका बनानी है। इसका मतलब P और Q का सबसे पहले आप मध्य बिंदु निकालेंगे। मान लीजिएगा P और Q का मध्य बिंदु आपने कैपिटल L बोल दिया। तो अगर आप R और L को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये आपके पास देखो R से जाने वाली इस त्रिभुज की माध्यिका आ चुकी है। तो ये जो लाल रंग से मैंने रेखा बनाई है बेसिकली यही माध्यिका है और आपको इसी माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना है। अब यहां पर बात आती है कि L के निर्देशांक आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, L चूंकि मध्य बिंदु है P और Q का, तो L के निर्देशांक आपके पास हो जाएंगे 2 प्लस -2 बटे 2, मतलब x1 प्लस x2 बटे 2 और 1 प्लस 3 बटे 2, ये आपने यहां पर लिख दिया। तो देखिए L के निर्देशांक आपके पास हो गए 2 प्लस -2 अर्थात 2 - 2 0 बटे 2 0, कॉमा 1 प्लस 3 4 बटे 2 अर्थात 2। ये आपके पास यहां से L के निर्देशांक आ गए हैं। अब L के निर्देशांक आपको आ गए 0,2, R के निर्देशांक आपको पहले से ही पता है 4,5। तो आपको एक रेखा बेसिकली लिखनी है, माध्यिका ही है भले ही, लेकिन वो एक रेखा ही लिखनी है आपको, तो जो इन दोनों बिंदुओं से गुजर रही हो। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण तो आप भली बात ही जानते ही हैं। मान लीजिएगा आप इसको x1, y1 बोल रहे हैं और इसको आप x2, y2 बोल रहे हैं। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे अब रेखा के समीकरण के लिए, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब आपने जब ये फॉर्मूला लगा दिया तो अब केवल इसको सरल करना बाकी रह गया आपके लिए। तो यहां से देखो y माइनस 5 बराबर ये आ गया -3 बटे -4 x माइनस 4। देखिए यहां से माइनस ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4y माइनस 20 बराबर 3x माइनस 12। अब यदि आप गौर करो तो ये आ जाएगा 4y माइनस 3x बराबर, मैंने इसको इधर पक्षांतर किया और -20 को मैं दाईं तरफ पक्षांतर कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 12, अर्थात आपके पास अब ये हो जाएगा 4y माइनस 3x बराबर 8, और यही आपके पास अभीष्ट रेखा का समीकरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में आते हैं। बोला गया है कि -3,5 से होकर जाने वाली तथा बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए आपको यहाँ 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो समझने के लिए आपको बोला गया है कि पहले तो आप 2,5 और -3,6 इन दोनों बिंदुओं को देखो। तो ये देखो इस तरीके से बिंदु होंगे, ये मैंने दोनों बिंदु देख लिए मान लीजिएगा। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर मैंने एक लाइन खींची, तो ये अभी मैंने एक लाइन खींची है, तो जिस लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना उसको मैं आपको बताऊंगा, अभीष्ट रेखा करके मैं बताएंगे इसको हम, जिसका समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो अभी तो एक आपने एक लाइन खींची है, अब बोला गया है कि इससे जो जाने वाली रेखा थी उस पर लंब रेखा, मतलब इस वाली रेखा पर लंब रेखा। तो स्वाभाविक सी बात है इस वाली रेखा पर लंब रेखा बहुत सारी हो सकती हैं। ध्यान रखें लंब रेखा बहुत सारी हो सकती है, मतलब अनंत हो सकती हैं। तो देखिए जैसे मैं एक कुछ दो एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि कैसे कैसे अनंत हो सकती हैं। देखिए हो सकता है आपने एक लंब रेखा ये बना दी, मतलब पीछे भी बढ़ रही होगी रेखा, तो हो सकता है एक लंब रेखा देखो ये बन गई, देखिए इसके लंब है। हो सकता है एक लंब रेखा आपने ये बना दी, हो सकता है एक लंब रेखा आपकी ये हो गई। तो ऐसे अनंत हो सकती हैं आपके पास। अब आपको बोला गया कि
उस वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो -3,5 से होकर जाती हो। तो मान लीजिएगा -3,5 यहां पर कहीं है, तो अब आपको कौन सी रेखा का समीकरण ज्ञात करना उसको समझ लेते हैं। आपको ज्ञात करना है इस वाली रेखा का समीकरण। देखो इसके लंब हो और -3,5 से होकर जा रही हो। तो देखो ये एक रेखा है, तो यही आपके पास अभीष्ट रेखा बन जाएगी। तो इसका आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये जो मैंने रेखाएं बनाई है इनका समीकरण आपको ज्ञात नहीं करना, ये तो केवल मैंने समझाने के लिए आपको बताई थी। आपको जो समीकरण ज्ञात करना है वो इस रेखा का करना है। अब उसको कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो देखिए आपको पता है कि जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो रेखा -3,5 अर्थात एक बिंदु आपको दिया हुआ है जिससे होकर गुजर रही है। अब कैसे भी आपको दूसरा बिंदु मिल जाए या कैसे भी आपको इस रेखा की प्रवणता मिल जाए तो आप आसानी से कर लोगे बिंदु प्रवणता वाले फॉर्मूले से। तो अब समझते हैं कि कैसे आप प्रवणता निकाल पाएंगे। अब जैसे मान लीजिएगा मैं इसको रेखा इसको बिंदु ए और इसको बिंदु बी बोल देता हूं और इसको बिंदु सी बोल देता हूं। तो अगर मैं बोलूं रेखा जो ए बी है मतलब ए और बी बिंदु से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता, तो स्वाभाविक सी बात है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से फॉर्मूला लगाओगे। तो चलिए लगाते हैं 6 माइनस 5 बटे -3 माइनस 2। तो ये देखो आपके पास 1 बटे -5, तो ये मैंने माइनस ऊपर कर दिया, -1 बटे 5 हो गया, ये एम ए बी हो गया। अब मान लीजिएगा मैं ये लाइन बोल देता हूं एम एल, मतलब ये लाइन जो मेरे को निकालनी है अभीष्ट रेखा उसको मैंने कैपिटल एल से बोल दिया। तो अगर मैं अब आपको बोलूं कि आपको एम एल निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। देखिए दोनों रेखाएं स्वाभाविक सी बात है 90 अंश के कोण पर है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था यदि दो रेखाएं 90 अंश के कोण पर हों अर्थात दो रेखाएं लंबवत हों एक दूसरे के, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। अर्थात एम ए बी गुणा एम एल बराबर -1 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखो एम एल आ जाएगा -1 बटे एम ए बी। जब आप इसको हल करोगे एम ए बी की वैल्यू -1 बटे 5 है तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। तो एम एल आपको समझ में आ गया 5, अर्थात जो अभीष्ट रेखा है उसकी प्रवणता आपको समझ में आ गई 5 है। अगर आपको अभीष्ट रेखा की प्रवणता 5 मालूम पड़ गई और देखो आपको एक बिंदु -3,5 दिया हुआ ही है, तो अब तो आप अभीष्ट रेखा का समीकरण बहुत आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो देखिए अभीष्ट रेखा का समीकरण आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर m गुणा x माइनस x1। तो अब यहां पर x1 y1 की वैल्यू लगाएंगे तो देखो x1 ये हो जाएगा y1 ये हो जाएगा, क्योंकि अभीष्ट रेखा इसी का ही तो समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये आ जाएगा y माइनस 5 बराबर m की वैल्यू 5 और x माइनस -3, ये आपके पास देखो आ गया। अब आप ये देखो y माइनस 5 बराबर 5 गुणा x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। तो जब आप इसको सरल करोगे तो y माइनस 5 बराबर 5 का गुणा करेंगे दोनों अवयवों में, तो 5x प्लस 15 हो गया। अभी हम क्या करते हैं -5 को पक्षांतर कर देते हैं दाईं तरफ। तो यहां से आपके पास आ जाएगा y बराबर 5x प्लस 20 और यही आपके पास रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से एक ये बात यहां पर गौर करी कि कभी भी अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत समझ लग रही है क्वेश्चन को पढ़ने में, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में, तो आप एक रफ फिगर बनाएं और फिर सोचें कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे आप उसको कर सकते हैं। देखिए 11वें प्रश्न में आपको बोला गया कि एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। तो आपको बताना है कि रेखा का समीकरण क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है लैंग्वेज के हिसाब से। यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको बोला गया कि 1,0 और 2,3, तो ये मैंने दो बिंदु लिख लिए 1,0 और ये बिंदु हो गया 2,3। तो इनको मिलाने वाली हमने एक रेखा भी बना दी, ये हमारे पास रेखा हो गई। अब देखो आपको बोला गया इस वाले रेखाखंड पर लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। अब यहां पर यह डाउट आ सकता है कि यहां पर आपको बोला ही नहीं गया कि अंत विभाजन करना है या बाह्य विभाजन करना है। अब कैसे समझेंगे कि कौन सा विभाजन करना, उसको थोड़ा गौर से समझते हैं। बोला गया था रेखा जो है वो इनको मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब है। स्वाभाविक सी बात है रेखाखंड एक छोटा सा पार्ट होता है एक रेखा का, तो रेखाखंड की बात हो रही है मतलब आपको केवल इतना ही पार्ट देखना है 1,0 अगर ये बिंदु ए है और 2,3 अगर ये बिंदु बी है, मतलब ए बी तक का ही पार्ट देखना है।
अगर रेखा बोलता तो ये बी से आगे भी इधर बढ़ जाती और ए से आगे इधर बढ़ जाती, लेकिन अभी ऐसा नहीं बोला गया था, इसलिए मैंने इसको हटा दे रहा हूं। तो रेखाखंड बोला गया मतलब ए बी वाले बात पर ही आपको देखना है। अब बोला गया उसको 1:n के अनुपात में विभाजित कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, अब जो रेखा इस पर लंब है इस रेखाखंड पर, वो अंत विभाजित ही कर सकती है। तो अब जो रेखा अंत विभाजित इसको कर रही होगी 1:n में, तो वो रेखा देखिए आपके पास, मान लीजिएगा हमने कुछ इस तरीके से मान ली। देखो इसका मतलब ये जो अभीष्ट रेखा हुई जिसका आपको समीकरण ज्ञात करना है, ये देखिए ए बी वाली रेखा पर लंब भी है, मतलब 90 अंश का कोण भी बना रही है, और ये जो बिंदु मान लीजिए अगर ये पी बिंदु है, तो पी बिंदु ए तथा बी को 1:n में उसने बोला है विभाजित कर रहा है, तो 1:n लिख दिया। ध्यान रखें एक पहले लिखा है और यहां पर 1,0 पहले लिखा है, मतलब 1 के संगत 1,0 होना चाहिए, तो 1 इधर लिखा है मैंने, n देखो इधर लिखा है। अब आपको पी बिंदु आपने ऐसे समझा दिया। अब आपको अभीष्ट रेखा का समीकरण लिखना है। अब देखो समीकरण लिखने के लिए आपको क्या चाहिए था, किसी भी रेखा का समीकरण लिखने के लिए या तो दो बिंदु मिल जाए। मैं यहां पर आपको देखो क्या क्या चाहिए होता है, पहले उसको भी थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। या तो आपको दो बिंदु मिल जाए, दो बिंदुओं से आपने रेखा लिखना सीखा है, या दूसरा तरीका आपके पास एक बिंदु मिल जाए तथा प्रवणता मिल जाए रेखा की, तब भी आपने सीखा है, या आपके पास प्रवणता हो जाए और आपको y अक्ष पर अंत्यखंड मिल जाए। देखो लंब वाली बात तो यहां चल ही नहीं रही है, तो उसका तो हम डिस्कशन करते ही नहीं है। या आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला और कि जिसमें आपको x और y दोनों अक्षों पर अंत्यखंड मिल जाए, तो दोनों अंत्यखंड मिल जाए, तो अब कैसे भी आपको इनमें से कोई एक बात पता कर लेनी है और आपके पास उत्तर आ जाएगा बाद में। तो या तो आपको दो बिंदु पता कर लो या एक बिंदु एक प्रवणता पता कर लो। अब यहां पर देखो y अक्ष x अक्ष की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं कहीं भी, आप देख ही रहे हैं, तो अंत्यखंड वालों को तो हटा दो आप, इनका तो यूज करना ही नहीं है। अब कैसे भी या तो आपको दो बिंदु मिल जाए या एक बिंदु एक प्रवणता मिल जाए। अब आपको सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं जल्दी से या आसानी से। तो आप ये देखो आपको ए बी रेखा की प्रवणता आसानी से मिल जाएगी। कैसे? दो बिंदु पता है तो प्रवणता होती है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, तो देखो ये आ जाएगा 3 माइनस 0 बटे 2 माइनस 1 अर्थात 3 आ गया ये आपके पास। ए बी रेखा की प्रवणता 3 आ गई। अब आपको अभीष्ट रेखा की प्रवणता निकालनी है, मतलब एल अगर मैं रेखा मान लूं तो एम एल गुणा एम ए बी, ये आपको पता है -1 हो जाएगी, तो एम एल आपके पास देखो आ जाएगा -1 बटे एम ए बी, तो देखो ये आ जाएगा -1 बटे -1 अर्थात -1 बटे ए बी, एम ए बी की वैल्यू है 3, तो -1 बटे 3 आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया जो अभीष्ट रेखा है उसकी प्रवणता -1 बटे 3 होगी, अर्थात आपको रेखा की प्रवणता मालूम पड़ गई। अब एक बिंदु और पता लग जाए कैसे भी, तो बिंदु निकालने के लिए अब देखो आप पी का निर्देशांक निकाल सकते हो, कैसे? अंत्यविभाजन के फॉर्मूले से। तो आपने सीखा है कि अगर कोई बिंदु x1 y1 x2 y2 को एक तीसरा बिंदु अंत्यविभाजित करता है 1:n में, तो उसके निर्देशांक होंगे n इंटू इसके x1 प्लस 1 इंटू इसका x2 बटे 1 प्लस n, ऐसे करके फॉर्मूले सीखे थे आपने m/n में सीखा था। तो यहां पर देखो मैं p बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूं, तो p बिंदु के निर्देशांक देखिए क्या हो जाएगा, n का गुणा 1 से करेंगे, पहले x निर्देशांक कर रहे हैं तो x से गुणा करेंगे हर जगह, तो n गुणा 1 प्लस 1 का गुणा यहां 2 से करेंगे, तो 1 गुणा 2 बटे 1 प्लस n, ये x निर्देशांक हो जाएगा। y निर्देशांक देखते हैं, n का गुणा अब आप 0 से करोगे, तो n गुणा 0 प्लस 1 का गुणा इधर देखो y निर्देशांक 3 है तो 3 से करेंगे, बटे 1 प्लस n, ये आपके पास यहां से आ जाएगा। तो यहां पर आप ये देखो कि p के निर्देशांक क्या होंगे, ये 2 है और ये n है, तो 2 प्लस n बटे 1 प्लस n, कॉमा देखो ये तो 0 हो गया, ये 3 बचा केवल, तो 3 बटे 1 प्लस n, तो ये p के निर्देशांक आपके पास आ गए। अब आपको जो अभीष्ट रेखा का समीकरण लिखना है, आपको p के निर्देशांक पता लग गए हैं और उस रेखा की प्रवणता भी पता लग गई है, -1 बटे 3 देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो अभीष्ट रेखा का समीकरण आएगा वो देखिए y माइनस y1 अर्थात 3 बटे 1 प्लस n बराबर m, उसकी वैल्यू -1 बटे 3 है, गुणा x माइनस x1 अर्थात 2 प्लस n बटे 1 प्लस n, ये आपके पास यहां से आ जाएगा। तो अब यहां से आप ये गौर करो
तो 1 प्लस एन का गुणा कर देते हैं, मतलब एक तरीके से हम लासापा ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन गुणा वाई माइनस 3 बराबर, ये बटे में 1 प्लस एन चलता ही रहेगा, ये आ जाएगा देखो माइनस का 1/3। यहां पर यदि लासापा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 गुणा एक्स माइनस 2 माइनस एन बटे 1 प्लस एन। फिर आप देखो कि ये जो 1 प्लस एन हर में है और ये 1 प्लस एन ये जो हर में कोष्टक में है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस एन गुणा वाई माइनस 3 बराबर, 3 का गुणा हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो पक्षांतर करने पर गुणा में बदल गया ये, तो ये आ जाएगा माइनस का n प्लस 1 गुणा एक्स प्लस 2 प्लस एन। अब आप ये देखो यहां से कि माइनस का n प्लस 1x, ये आपके पास बाईं तरफ आप पक्षांतर कर दो, तो ये आ जाएगा 3 गुणा n प्लस 1 वाई माइनस 9 प्लस n प्लस 1 गुणा x प्लस 2 प्लस एन, सॉरी बराबर 2 प्लस एन आएगा ये आपके पास। अब माइनस 9 को मैं पक्षांतर कर देता हूं दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा 3 गुणा n प्लस 1 गुणा वाई प्लस n प्लस 1 गुणा x बराबर, ये आ जाएगा n प्लस 11 है। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अर्थात इस अभीष्ट रेखा का समीकरण हो जाएगा। यहां पर बस आपको यह ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये n आ रहा है, n तो हटना चाहिए, n तो कभी आता ही नहीं आंसर में। तो यहां पर तो आपको देखो प्रश्न में बोला गया है, n का तो यूज प्रश्न में बोल दिया गया है कि 1 अनुपात n के अनुपात में विभाजित कर रही है, तो आपको अब n हटाने पर जोर नहीं देना है, n को आप नहीं हटा सकते हैं, n के उत्तर में ही आपके पास उत्तर आएगा। अब देखो 12वें प्रश्न में आपको बोला गया कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो आप जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड कट करती है और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। तो यहां पर आप एक बात ये गौर करो कि आपको बोला गया है निर्देशांक अक्ष जो है उनसे समान अंतःखंड काटती है, इसका मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ निर्देशांक अक्ष बोली गई है दोनों। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि कोई रेखा निर्देशीय अक्ष मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अंतःखंड ए तथा बी काटती है, मतलब दोनों अक्षों पर जब भी अंतःखंड दिए होते थे, तब आपके पास रेखा का समीकरण होता था एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर एक तरीके का, इस रूप का होता था। यहां पर जो ए होता था, सॉरी ये जो ए होता था, ये होता था एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, और ध्यान रखें ये चिन्ह के साथ लिखा जाता है, और ये जो बी होता था वो होता था आपके पास वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यही हमें फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि जब भी दोनों अंतःखंडों की बात हो रही है मतलब यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। लेकिन आपको बोला गया कि समान अंतःखंड कट करती है, मतलब ए और बी आपके पास बराबर हो गए, तो मान लीजिएगा मैंने ए बराबर बी मान लिया, ये तो प्रश्न में दिया हुआ था। तो अभी हमारे पास रेखा का समीकरण हो जाएगा एक्स बटे ए प्लस वाई बटे ए बराबर 1, ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब कैसे भी आपको ए का मान यदि पता लग जाएगा तो आप तुरंत समीकरण 1 से निकाल सकते हैं अभीष्ट रेखा का समीकरण क्या होगा। अब उस ए के मान के लिए आपको देखो एक कंडीशन दी हुई है, और वो कंडीशन है कि ये रेखा 2,3 से होकर गुजर रही है। रेखा 2,3 से होकर गुजर रही है, अर्थात x की जगह 2 लगाएंगे और y की जगह अब हम देखो 3 लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 बटे a बराबर 1, अर्थात a का मान देखिए आपके पास 5 आ जाएगा। और यदि आपके पास देखिए a का मान 5 आ गया, तो इसलिए अभीष्ट रेखा का समीकरण 1 में आप a का मान लेकर निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास यहां से हो जाएगा x बटे 5 प्लस वाई बटे 5 बराबर 1, लासापा आप देखोगे 5 आ रहा है, और 5 को आप दाईं तरफ पक्षांतर करोगे तो गुणा में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अर्थात अभीष्ट रेखा का समीकरण। तेरहवें प्रश्न में आपको बोला गया है कि बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है। तो देखो फिर आपने यहां पर एक बात ये गौर करी कि अंतःखंडों का योग लिखा हुआ है अक्षों से, मतलब दोनों अक्षों की बात हो रही है। जब भी दोनों अक्षों के अंतःखंडों की बात होती थी तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आप जो लगाएंगे वो हो जाएगा एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। यहां पर ए होता था एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड और बी होता था वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड। अब बोला गया कि अंतःखंडों का योग तो 9 है, तो प्रथम समीकरण तो आपके पास a प्लस बी मतलब अंतःखंडों का योग 9 आपने इस तरीके से बना दिया।
और देखिए दूसरा समीकरण कैसे आएगा, आपको बोला गया है ये रेखा जो है अभीष्ट रेखा यही है एक तरीके से आपके पास, ये 2,2 से जा रही है, तो x की जगह 2 और y की जगह भी 2 लगाएंगे, तो 2/a प्लस 2/b बराबर 1 आपके पास आ गया। तो यहां से अगर आप देखो लासापा लोगे तो लासापा a b हो जाएगा और ये आ जाएगा 2b प्लस 2a बराबर 1, अर्थात 2a प्लस 2b बराबर ab, ये आपके पास आ जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 2 बोल देते हैं। अब आप एक बात ये गौर करो कि ये समीकरण संख्या 2 हो गया, ये समीकरण संख्या 1 आपके पास हो गया। अब कैसे भी आपको a और b का मान पता लग जाता तो आप अभी से समीकरण निकाल सकते थे रेखा का, तो आपको a और b निकालने हैं, लेकिन दो समीकरण दिए हुए हैं, तो आप समीकरण 1 व 2 से इनको हल करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं कि किसी भी एक समीकरण से a या b का मान निकाल के दूसरे समीकरण में लगा देते हैं। तो समीकरण 1 से निकालना आसान है हमारे पास वैल्यू। जैसे देखिए यहां पर मैं a का मान निकाल लेता हूं 9 माइनस b, और वो मैं क्या करता हूं कि समीकरण 2 में लगा देता हूं a का मान, तो ये 2, a का मान 9 माइनस बी लगा दिया प्लस 2 गुणा b बराबर a का मान 9 माइनस बी दोबारा लगा दिया और b। देखिए इससे हमारे पास क्या हुआ कि हर पद b के पदों में आ गया, मतलब पूरा समीकरण b में आ गया। तो ये आ जाएगा 18 माइनस 2b प्लस 2b बराबर 9b माइनस बी स्क्वायर। यहां से देखिए माइनस 2b और प्लस का 2b कैंसिल हो गया, आपके पास बचा है यहां बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 बराबर 0। देखिए मैंने इन दोनों पदों को पक्षांतर किया है बाईं तरफ। तो अब देखो b में द्विघात आ गया, तो अब b की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं इस द्विघात समीकरण को हल करके। तो अगर आप देखोगे इसके फैक्टर आएंगे, मतलब ये माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 आ गया। यहां देखिए b कॉमन लेंगे तो b माइनस 6, और इन दोनों में आपको माइनस 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये b माइनस 6 बनेगा आपके पास बराबर 0 आ गया। तो इस तरीके से आप ये देखो आपके पास आ गया b माइनस 3 और b माइनस 6, दूसरे कोष्टक में गुणनफल 0 आ गया, अर्थात b का मान 6 होगा या b का मान आपके पास 3 होगा। दो केस होंगे एक तरीके से आपके पास। अब जब b का मान 6 है तो देखो समीकरण 1 में आपके पास a प्लस बी तो 9 था, तो आपको a का मान भी तो निकालना होगा, तो a का मान देखिए आपके पास 3 हो जाएगा यहां से, या जब आपने b का मान 3 लिया है तो a का मान अब आपके पास 6 हो जाएगा। तो आपको a और b के मान के दो एक तरीके से वैल्यू पता लग रही है, अर्थात दो केस पता लग रहे हैं। तो यहां पर देखो अब हम अभीष्ट रेखा का समीकरण निकालते हैं जब b का मान 6 और a का मान 3 है, तो ये क्या था x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, ये आंसर हो जाएगा अपना। अब अगर कोई चाहता है कि क्या एक ही आंसर होगा, तो नहीं, दो आंसर होंगे। एक तो मैंने क्या किया, जब b का मान 6 और x का मान a का मान 3 है तब आंसर निकाल दिया, और दूसरा आंसर कब आएगा जब b का मान आपके पास 3 है और a का मान 6 है, तो देखिए x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, ये आप वैल्यू लगाएंगे, तो आप देख रहे हैं ये दोनों ही आपके पास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। और ध्यान रखें जब भी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आपको दोनों मान निकालने पड़ेंगे, ऐसा ना हो कि आप एक करें और सोचें कि सही हो गया तो आपका वहां गलत कर दिया जाएगा, आपको दोनों ही उत्तर देने होंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 14 की तरफ। बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2 पाई बटे 3 का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो देखिए हम इस वाले भाग को हल कर लेते हैं, फिर हम आगे प्रश्न को पढ़ लेंगे बाद में। देखो बोला गया है 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2 पाई बटे 3 का कोण बनाने वाली। धनात्मक x अक्ष से देखो कोण दिया हुआ है, मतलब थीटा आपको दिया हुआ है। जब भी धनात्मक x अक्ष से कोण दिया हो रेखा का, तो आप प्रवणता तुरंत निकाल सकते हैं जो कि होती है tan थीटा के बराबर। तो देखो m आपके पास हो जाएगा tan 2 पाई बटे 3। अगर आपको कभी भी दिक्कत लगती है कि रेडियन में जब भी कोण लिखे होते हैं तो आप डिग्री में चेंज कर लिया करो, उससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। अगर रेडियन में ही करते तो देखो ये आप लिख सकते थे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। अब ये देखो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का कॉट पाई बाई 6 और माइनस का कॉट पाई बाई 6, अर्थात m का मान आपके पास माइनस का अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो देखा आपने कि प्रवणता आपके पास आ गई इस वाली लाइन से कि जब कोण दिया होगा तो m माइनस अंडर रूट 3 आ गया, और आपको एक बिंदु दिया हुआ है 0,2, क्योंकि रेखा इससे गुजर रही है, तो बिंदु दिया हुआ है यहां पर 0,2, इसको भी मैं लिख लेता हूं। तो अगर आपको अब समीकरण लिखना है रेखा का, तो बिंदु प्रवणता रूप से आसानी से लिख सकते हैं y माइनस y1
बराबर m x माइनस x1। अब यहां से अगर आप देखो तो यह आ जाएगा y माइनस 2 बराबर माइनस का अंडर रूट 3 गुणा x। अंडर रूट 3x को मैं बाईं तरफ पक्षांतर करता हूं तो यह आ जाएगा अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। और आप देख सकते हैं ये आपके पास पहले वाले भाग का उत्तर आ गया, अर्थात जब आपको प्रवणता दी हुई थी और बिंदु दिया हुआ था तो आपके पास अभीष्ट रेखा का समीकरण आ गया। अब इसके बाद हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ेंगे, अर्थात प्रश्न को आगे पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न में आगे आपको बोला गया है कि इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है आपको। अब इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहां लाइनिंग बना देता हूं ताकि हम इधर दाईं तरफ इसको हल करेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि आपने पढ़ा है कि अगर m1 बराबर m2 हो जाए, मतलब दो रेखाओं की प्रवणताएं समान हो जाएं, तो रेखाएं आपके पास समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होंगी। यह आपने सीखा। अब यहां पर उल्टा बोला गया है कि बोला गया समांतर है तब क्या होगा, तो समांतर है तब भी m1 बराबर m2 ही होगा। मतलब ये रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन टाइप की कुछ होती है कि m1 बराबर m2 है तो बोल सकते हैं समांतर है, और अगर समांतर बोला गया है तो आप बोल सकते हैं m1 बराबर m2 है। अब जो दूसरी वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, बोली गई है वो रेखा तो समांतर है। अगर समांतर है तो स्वाभाविक सी बात है जो दूसरी वाली रेखा है उसकी प्रवणता भी आपके पास सेम ही रहेगी, मतलब माइनस अंडर रूट 3। तो m2 आपके पास देखो यहां से आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 3। तो अब देखो m2 कर देता हूं माइनस का अंडर रूट 3, मतलब दूसरी रेखा की प्रवणता आ गई आपके पास। तो आपको अब बोला गया कि y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। अब मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है और वो भी y अक्ष को, तो y अक्ष पर अंतःखंड एक तरीके से आपको पता लग जाएगा, मतलब c पता लग जाएगा। y अक्ष पर अंतःखंड c प्रदर्शित करते थे हम, और c अब आपके पास देखो 2 इकाई नीचे की तरफ है तो -2 हो जाएगा। तो अब देखिए आपके पास जो अभीष्ट रेखा का समीकरण जो दूसरे वाले भाग में आएगा वो हो जाएगा y बराबर mx, मतलब माइनस का अंडर रूट 3x प्लस c प्लस -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये आ जाएगा y बराबर माइनस का अंडर रूट 3x -2, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपने दूसरी वाली रेखा का समीकरण भी यहां से देखिए कितनी आसानी से निकाल लिया है। अब जो दूसरी वाली रेखा का समीकरण निकाला है आपने, उसको मैं अगर आपको दूसरे तरीके से बताऊं तो मेथड 1 ये हो गया, और मेथड 2 और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप इसको और कर सकते थे। तो ध्यान रखो कि आपको जो रेखा होगी उसका m तो पता लग गया, तो m यदि समान है मतलब x और y के गुणांक समान रहते हैं, तो √3x प्लस वाई प्लस लेमडा मान लिया हमने, प्लस लेमडा मानो या बराबर लेमडा, वो तो लेमडा एडजस्ट कर लेगा वैल्यू। अब कैसे भी आपको लेमडा निकालना होगा, तो बोला गया है कि वाई एच को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात 0, -2 संतुष्ट करेगी इसको। चलिए x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये 0, y की वैल्यू -2 प्लस लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा बराबर देखिए आपके पास 2 आ गया। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास रेखा आ जाएगी अंडर रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास जो हमने दूसरे मेथड से रेखा निकाली है वो भी बिल्कुल वही आ रही है जो हमने देखो अभी पहले मेथड में रेखा निकाली है। आप देख सकते हो ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल सेम ही है। तो आप किसी भी मेथड से इस प्रश्न को हल कर सकते थे। आगे आते हैं 15वें प्रश्न पर। बोला गया कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है। फिर आपको देखिए बोला गया कि रेखा का समीकरण अब आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखो अगर हम क्वेश्चन समझें तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके पास मूल बिंदु दिया हुआ है 0,0, फिर बोला गया है कोई रेखा है। तो रेखा अगर मैं बनाऊं, मैं मान लीजिए लाल रंग से एक रेखा बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से रेखा हो गई। फिर बोला गया कि मूल बिंदु से यदि हम इस रेखा पर लंब डाल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है लंब अगर आप डाल रहे हो तो कुछ इस तरीके से आप डाल देंगे लंब, अर्थात ये कोण आपके पास 90 अंश हो जाएगा।
तो ये जो लंब है वो बिंदु -2,9 पर मिलता है, तो ये -2,9 यही बिंदु आपके पास हो जाएगा। मान लीजिएगा इसको मैंने ए बोल दिया। अब यदि ए हो गया तो अब आपको बोला गया है कि आपको इस रेखा का, रेखा आपके पास ध्यान रखिए लाल वाली थी अभीष्ट रेखा, इसका समीकरण ज्ञात करना है। ये तो आपने लंब डाला है ओ से, तो अभीष्ट रेखा आपके पास यही है, इसका आपको समीकरण ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो आपको एक बिंदु तो तुरंत समझ में आ रहा है कि जो रेखा है वो इस ए बिंदु से तो गुजर ही रही होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो एक बिंदु तो आपको पता लग गया। अब कैसे भी या तो आपको एक और बिंदु पता लग जाए या प्रवणता पता लग जाए। एक और बिंदु निकालना बहुत टफ काम है और बेसिकली हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम प्रवणता आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अब उसको समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो ओ ए वाली रेखा है, क्योंकि जो लंब डाला है वो भी तो एक रेखा ही होगी बेसिकली, तो ओ ए वाली रेखा की प्रवणता हम निकाल सकते हैं। देखो दोनों बिंदु हमें दिए हुए हैं, तो y2 - y1 अर्थात 9 - 0 बटे x2 - x1 अर्थात -2 - 0, तो 9 बटे -2 आ गया, या आप इसे माइनस का 9 बटे 2 लिख सकते हैं। तो एम ओ ए आ गया, मतलब ओ ए वाली रेखा की प्रवणता। अब आप ये देखो, जो ये अगर अभीष्ट रेखा आपने इसको कैपिटल एल बोल दिया, तो जो एल वाली लाइन है, मतलब एल वाली रेखा है अभीष्ट रेखा, उसकी प्रवणता और जो ओ ए वाली लाइन है उसकी प्रवणता का गुणनफल हमेशा -1 होगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसको समझ लेते हैं। क्योंकि आपने सीखा था अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। और देखिए आपने तो ये लंब डाला है ओ ए एल वाली रेखा पर, तो इसका मतलब ये लंबवत है, तो आपने इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 कर दिया। आपको एम एल नहीं पता है, लेकिन एम ओ ए तो आपने निकाल लिया है, जो कि -9 बटे 2 है, गुणा एम एल बराबर -1 हो जाएगा। तो आप यदि यहां पर गौर करोगे तो माइनस से ये देखो माइनस कैंसिल हो गया, तो एम एल अर्थात जो अभीष्ट रेखा की प्रवणता है वो देखिए आपके पास 2/9 आ जाएगी। अब आपने देखा कि अभीष्ट रेखा की प्रवणता अर्थात एम एल आ गई आपके पास 2/9, और आपको बिंदु देखो ये पहले से ही पता है -2/9 है ही, तो अब आप अभीष्ट रेखा का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं अभीष्ट रेखा का समीकरण। देखो एक बिंदु और एक प्रवणता पता है, तो बिंदु प्रवणता रूप वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अर्थात y - y1 बराबर m गुणा x - x1। अब देखो बिंदु आपके पास -2,9 है, तो y - y1 9 हो जाएगा, m की वैल्यू देखो 2/9 हो गई है, और x - x1 की वैल्यू -2 हो जाएगी यहां से आपके पास। तो यहां पर अब केवल आपको इसको देखो सरल करना बाकी रह गया है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि इस 9 को पक्षांतर करते हैं, अभी ये भाग में है, बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, तो 9 गुणा y - 9 बराबर ये देखो 2 बचा और ये कोष्टक में आ गया x + 2। फिर देखिए 9y - 81 बराबर ये 2x + 4 आपके पास आ गया। अब आप क्या करो, अचर पदों को एक साथ रखोगे तो स्वाभाविक सी बात है -81 को आप दाईं तरफ ले जाइए, तो 9y बराबर आपके पास 2x + 81 + 4 हो जाएगा। अर्थात जब आप 81 और 4 को जोड़ोगे तो 9y बराबर 2x + 85 आपके पास आ जाएगा, और यही आपका अभीष्ट रेखा का समीकरण भी हो जाएगा। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तांबे की एक छड़ है, उसकी लंबाई आपको सेंटीमीटर में और सेल्सियस तापमान अर्थात जो सी है उसका एक रैखिक फलन आपको दिया हुआ है। क्या मतलब है, पहले यहां पर इसको समझ लेते हैं। बोला गया एल मतलब लंबाई और जो तापमान, अगर आप एक ग्राफ बनाओगे तो अर्थात आप एक किसी को एक्स अक्ष पर ले लो और किसी को वाई अक्ष पर ले लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको एक्स अक्ष पर लोगे और किसको वाई अक्ष पर लोगे। जैसे मान लीजिएगा आपने एल मतलब जो लंबाई है उसको एक्स अक्ष पर ले लिया और जो तापमान है उसको आपने वाई अक्ष पर ले लिया, तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपके पास आपको बोला गया है कि वो ग्राफ कुछ रैखिक फलन है, मतलब एक रेखा के रूप में आता है। ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक प्रयोग में बोला गया कि यदि L बराबर 124.942 है तो C बराबर 20 और L बराबर 125.134 है जब C बराबर 110 है। तो आपको आगे बोला गया है कि L को C के पदों में व्यक्त कीजिए। अब यहां पर आप ये बात गौर करो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक रेखा के रूप में आ रहे हैं। अब आपको C का मान दिया हुआ है, जब 20 है तब L दी हुई है, और जब C का मान 110 है तब आपको L दी हुई है।
तो मान लीजिएगा C का मान 20 यहां पर है और C का मान 110 यहां पर है। तो जब C का मान 20 है तब देखो L आपके पास ये हो गई, तो ये दी हुई है 124.942 सेंटीमीटर, और जब C का मान 110 है मतलब तापमान डिग्री सेल्सियस में 110 डिग्री है, तो आपके पास देखो ये L ये है आपके पास 125.134 सेंटीमीटर। तो आपको बोला गया है L को C के पदों में आपको व्यक्त करना है। तो आप एक बात ये सोचो कि अगर मैं C को y अक्ष पर ले लिया और L को यदि x अक्ष पर ले लिया, तो इस बिंदु के निर्देशांक आपके पास हो जाएंगे 124.942, 20, और इस बिंदु के निर्देशांक देखिए आपके पास हो जाएंगे, अगर मैं इस बिंदु को B बोल दूं तो इसके निर्देशांक आपके पास हो जाएंगे 125.134, 110। तो अब आपको बेसिकली L और C के बीच में एक रिलेशन लाना है, मतलब संबंध लाना है, या हम बोल सकते हैं L को C के पदों में व्यक्त करना है, अर्थात इस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो आपने यहां पर देखा कि आपको दो बिंदु मिल गए हैं 124.942, 20, तथा दूसरा बिंदु है आपके पास 125.134, 110। अब यहां पर आप एक बात ये गौर करो कि आपको इनसे मिलने वाली एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब कैसे हम समीकरण ज्ञात करेंगे, तो देखिए अब आप करोगे y माइनस y1 बराबर m x2 माइनस m x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे क्योंकि दो बिंदु आपको दिए हुए हैं। लेकिन यहां पर x और y नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे समझ लेते हैं। क्योंकि यहां पर x और y ना देकर यहां पर आपको देखो x की जगह तो l दिया है और y की जगह c दिया है। तो जो आप y माइनस y1 करके लगाते थे बराबर आप यहां पर करते थे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था अगर दो बिंदु दिए होते थे रेखा का समीकरण का। लेकिन यहां पर आप देखो हर बिंदु आपके पास कुछ L, C इस तरीके का है, मतलब L1, C1 एक बिंदु है और ये बिंदु मान लीजिएगा L2, C2 है, क्योंकि मैंने L पहले लिखा है। तो अब देखो y की जगह बेसिकली C चल रहा है और x की जगह L चल रहा है, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा C माइनस C1 मतलब 20 बराबर C2 माइनस C1, अर्थात मैंने ऐसा करके लिख दिया 110 माइनस 20 बटे 125.134 माइनस 124.942, और देखो यहां पर आ जाएगा x माइनस x1, लेकिन x की जगह तो l चल रहा है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा l माइनस l1 अर्थात 124.942। अब केवल इसको हमको सरल करना बाकी रह गया है। तो यहां पर देखिए c माइनस 20 बराबर, देखो अंश में आपके पास 90 आ गया, हर में देखिए आपके पास 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहां पर देखो 13 में से 4 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, यहां पर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ गया और ये 0 बचा, और ये आ जाएगा L माइनस 124.942। अब आपको ध्यान रखो L की वैल्यू निकालने को बोला गया है, L को C के पदों में व्यक्त करना मतलब L की वैल्यू आपको निकालनी है बेसिकली। तो मैं क्या करता हूं, इस दशमलव को हटाता हूं, तो 3 जीरो मैंने यहां पर आगे बढ़ा दिए। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब 192 को 95 करता हूं, तो 192 गुणा C माइनस 20 बराबर ये आ जाएगा 90,000 गुणा L माइनस 124.942। फिर आप ये देखो कि यहां से आपको L का मान निकालना है, मतलब पहले इसको 95 करना पड़ेगा बाईं तरफ, चूंकि अभी ये गुणा में है तो अब ये भाग में आ जाएगा, तो 192 ये 192 हो जाएगा बटे 90,000 गुणा C माइनस 20 बराबर L माइनस 124.942, ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए L का मान क्या आ जाएगा आपके पास 192 बटे 90,000, ये तो आपके पास चल ही रहा था, गुणा C माइनस 20 और आपने इसको 75 और कर दिया बाईं तरफ, तो ये प्लस का 124.942 आपके पास आ जाएगा। और यही देखो L और C में एक बोल सकते हैं समीकरण आ गया, या हम बोल सकते हैं L का मान C के पदों में आ चुका है। अब यहां पर आप एक बात ये गौर करें कि हो सकता है कुछ छात्रों को यह संदेह हो कि क्या हमने जो बिंदु माने हैं वो L1, C1 इस तरीके के माने, क्या हम C1, L1 और C2, L2 इस तरीके के बिंदु मानेंगे, या बोल सकते हैं कि C को x अक्ष पर और L को y अक्ष पर मानते तब भी क्या सेम ही होता। तो हाँ, तब भी आपके पास बिल्कुल सेम आंसर ही आएगा, मतलब समीकरण यही आएगा। बाकी सब चीजें हो सकता है आपको देखने में थोड़ा अलग अलग लगे, लेकिन अंत में आपके पास यही उत्तर ही आएगा।
चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 17 को हल करेंगे। किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है। आपको आगे बोला गया है कि विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। तो यहां पर सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं। आपको यहां पर बोला गया है कि जो दूध भंडार का मालिक है अर्थात स्वामी है, वो 980 लीटर दूध तो 24 रुपए प्रति लीटर के भाव 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच रहा है और 1220 लीटर जो दूध है वो 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है। फिर बोला गया विक्रय मूल्य तथा जो मांग है वो रैखिक है, मतलब अगर ग्राफ बनाए तो एक रेखा बनेगी। अब यहां पर रेखा बनेगी मतलब एक्स और वाई अक्ष पर आपको मानना पड़ेगा, या तो एक को एक्स अक्ष पर मानोगे एक को वाई अक्ष पर। ऐसा कोई भी निश्चित नहीं है कि आप एक्स अक्ष पर विक्रय मूल्य को मानेंगे या मांग को मानेंगे, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। आंसर हमेशा बिल्कुल सेम आता है। मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी जैसे बताया था, जैसे विक्रय मूल्य और मांग है, स्वाभाविक सी बात है। तो मान लीजिएगा मैंने विक्रय मूल्य को एक्स अक्ष पर मान लिया, आप किसी को भी एक्स अक्ष पर मानते हैं, लेकिन यहां पर मेरे को तो किसी एक जगह मानना ही पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि विक्रय मूल्य को एक्स अक्ष पर मान लेता हूं। विक्रय मूल्य मतलब जो 14 रुपए प्रति लीटर या 16 रुपए प्रति लीटर, यही तो विक्रय मूल्य हो गया। तो ये मैंने एक्स अक्ष पर मान लिया और वाई अक्ष पर मैंने मांग मान ली। मांग मतलब जैसे यहां 980 लीटर दूध है और 1220 लीटर दूध, ये सब मांग हो गई। बोला गया कि इनके बीच में जो संबंध है वो रैखिक है, अर्थात अगर हम इनके बीच में एक ग्राफ बनाएं मांग और विक्रय मूल्य के बीच में, तो एक रेखा आएगी आपके पास, इस तरीके से कुछ रेखा आएगी। अब जैसे आपको बोला गया 980 लीटर दूध है 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से, तो 980 लीटर दूध, स्वाभाविक सी बात है ये मांग है, तो 980 यहां पर कहीं होगा। तो इसके आप सापेक्ष देखोगे तो विक्रय मूल्य देखिए कितना आ रहा है आपके लिए, 14 रुपए आ रहा है प्रति लीटर के लिए। जैसे ही मांग बढ़ी अर्थात 1220 रुपए हो गई, वो सॉरी 1220 लीटर हो गई, तो मान लीजिएगा 1220 तो ये होगा कहीं। तो देखिए इसके सापेक्ष जो विक्रय मूल्य है वो आपको बोला गया है 16 रुपए है। तो अब आपको बोला गया कि जब 17 रुपए विक्रय मूल्यों का तब कितनी मांग होगी, अर्थात 17 रुपए देखिए यहां पर कहीं होगा। तो उसने बोला है कि जब 17 रुपए होगा मतलब यहां पर आपको ये बताना है कि आखिर ये जो मांग है या हम बोल सकते हैं वाई अक्ष पर ये वैल्यू कितनी होगी। बेसिकली हमको यही ज्ञात करनी है, ये वैल्यू कितनी होगी। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, कैसे उसको समझ लेते हैं। अगर आप इस बिंदु को देखें तो ये बिंदु आपके पास 14,980 वाला बन रहा है। कैसे? क्योंकि देखो एक्स अक्ष पर 14, वाई अक्ष पर 980। इस बिंदु को देखें तो ये बिंदु आपके पास 16,1220 वाला बन रहा है, क्योंकि एक्स अक्ष पर 16 है और वाई अक्ष पर 1220 है। आप किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मान लीजिएगा विक्रय मूल्य को मैं पी बोल देता हूं, मतलब प्राइस, और मांग को मैं डिमांड अर्थात डी बोल देता हूं। तो अब देखो मैं इनके बीच में एक फॉर्मूला बनाऊंगा, अर्थात इस रेखा का बेसिकली समीकरण ज्ञात करूंगा। समीकरण आपने एक्स और वाई करके ही सीखा होगा कभी, लेकिन यहां पर हमने एक्स की जगह पी ले लिया और वाई की जगह डी, मतलब डिमांड हो गई है। तो फॉर्मूला होता था वाई माइनस वाई वन बराबर, दो बिंदु हैं तो y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1, ये आपके पास फॉर्मूला होता था। आपके पास बिंदु क्या क्या है पहले तो वो समझ लीजिए। आपके पास है बिंदु 14,980 और आपके पास दूसरा बिंदु है 16,1220। अब इस बात पर आप ये गौर करो कि ये तो प्राइस है मतलब P और ये डिमांड है, तो P1 D1 मैंने ये बिंदु मान लिया और ये मैंने P2 और ये मैंने D2 मान लिया। तो अब y की जगह D लगाएंगे और x की जगह P लगाएंगे। तो अब चलिए पहले लगाते हैं। तो ये आ जाएगा D माइनस D1 बराबर D2 माइनस D1 बटे P2 माइनस P1 P माइनस P1। तो अब देखो वैल्यू लगाएंगे यहां पर, D माइनस D1 की जगह 980 लगा दिया बराबर D2 माइनस D1 अर्थात 1220 माइनस 980 बटे P2 माइनस P1 अर्थात 16 माइनस 14 आ गया। P माइनस P1 अर्थात P माइनस 14 आपके पास ये आ गया। यहां से अगर आप देखो
तो ये आ गया d माइनस 980 बराबर, देखो 0 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, बटे ये 2 आ गया, 2 से 240 120 बार कैंसिल हो गया, और ये p माइनस 14 आ गया आपके पास। अगर आप अब देखो यहां से ये आ गया d माइनस 980 बराबर 120p माइनस, देखो ये 120 का गुणा 14 से कर रहा हूं, तो 0 तो मैंने पहले लगा दिया, अब 14 का गुणा 12 से करना है, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 16, मतलब 1680। तो इस तरीके से देखो d बराबर 120p माइनस 980 को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये आपके पास 700 आ जाएगा। तो ये आपके पास ये जो d और p में एक समीकरण आया, मतलब विक्रय मूल्य और मांग इन दोनों में समीकरण आ गया, और देखिए रैखिक समीकरण ही आ रहा है। अब आपको बोला गया था कि जब आप विक्रय मूल्य को 17 रुपए कर दें, देखिए कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकते हैं, मतलब विक्रय मूल्य को आपने 17 कर दिया, तो आपको डिमांड अर्थात निकालना है कितना मूल्य बेच सकते थे। तो जब P आपने 17 कर दिया, P मतलब प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य था, तो अब आपको D निकालना है, तो देखिए D बराबर 120 गुणा 17 ये आ गया माइनस 700 आ जाएगा। D बराबर 120 गुणा 17 करिए, तो 120 गुणा 17 यदि आप निकालोगे तो ये आ गया 0 4 और ये 2040 माइनस 700 आ गया। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे, अर्थात 2040 में से 700 को घटाएंगे, तो आपके पास 1340 आ जाएगा। इसका मतलब D 1340 आ गया, लेकिन ध्यान रखें अभी आपने D का मात्रक नहीं लिखा, केवल D का मान निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि रुपए 17 प्रति लीटर के हिसाब से ₹1340 लीटर दूध बेचना पड़ेगा, मतलब इसका विक्रय करना पड़ेगा। तो यही 1340 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न पर आते हैं। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है बिंदु P, जिसके निर्देशांक है a, b। तो आपको रेखा का समीकरण सिद्ध करना है कि x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2 के इक्वल आएगा। चलिए अब इस प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। देखो यहां पर आपको बोला गया है कि अक्षों के बीच जो रेखाखंड है उनका मध्य बिंदु दिया है, मतलब सबसे पहले तो हम x अक्ष और y अक्ष यहां पर आपको बना लेते हैं समझाने के लिए। ये हमने देखिए x अक्ष सॉरी y अक्ष बना ली, और ये हमने देखिए x अक्ष बना ली। अब इसके बीच में आपको रेखाखंड जो है उसका मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो कोई भी एक रेखा मान लीजिएगा अक्षों के बीच में। अक्षों के बीच में मतलब जो दोनों अक्षों को कट करती हो, तभी तो आप अक्षों के बीच का रेखाखंड मानेंगे। तो जैसे मान लीजिएगा मैंने एक रेखा कुछ इस तरीके से ये मान ली, लेकिन ध्यान रखें रेखाखंड मेरे पास अक्षों के बीच का एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी, यही तो रेखाखंड होगा ए बी। अब यहां पर आपको बोला गया ए बी का जो मध्य बिंदु है, मतलब इस रेखाखंड का मध्य बिंदु ये P है, जिसके निर्देशांक स्मॉल a स्मॉल b है। अब आप एक बात ये गौर करो कि मान लीजिएगा मैं अपनी तरफ से a के निर्देशांक यदि लिखता तो वो क्या आते, सोचिए। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आते h, 0। कैसे लिखे उसको समझ लेते हैं। देखिए चूंकि a बिंदु x अक्ष पर है, तो स्वाभाविक सी बात है y निर्देशांक उसका 0 होगा, लेकिन x आपको नहीं पता होगा कितना होगा, तो हमने h मान लिया। इसी तरीके से b बिंदु y अक्ष पर है, तो उसका फिक्स हो गया कि x निर्देशांक तो 0 ही होगा, लेकिन y निर्देशांक हमें नहीं पता, तो हमने कुछ k मान लिया। तो हमने इस तरीके से ये निर्देशांक मान लिए। तो मैं मान लेता हूं, माना बिंदु a है आपके पास h, 0 और बिंदु b है आपके पास 0, k। अब आपको इनका मध्य बिंदु दिया है p स्मॉल a, स्मॉल b। तो आप खुद सोचिए एक बार कि अगर हम p के निर्देशांक निकालते फॉर्मूले से, p मध्य बिंदु है तो कैसे आता, h प्लस 0 बटे 2 कॉमा k प्लस 0 बटे 2, कुछ इस तरीके से आता। लेकिन ये तो आपने अपनी तरफ से निकाला, प्रश्न में बोला गया है कि ये बराबर है a, b के। तो इसका मतलब ये हुआ कि h बटे 2 ये जो आया है वो इसको a के बराबर कर दो, और k बटे 2 को आप b के बराबर कर दोगे, तो ये आपने इसके बराबर कर दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं h बराबर तो आपके पास 2a आ गया और k बराबर आपके पास 2b आ गया। अर्थात अब आपको देखो a बिंदु के निर्देशांक पता लग गए, 2a, 0 हैं, और b बिंदु के निर्देशांक आपको पता लग गए हैं
0,2 b है। अब यहां पर आपको बोला गया इस रेखा का समीकरण, देखिए रेखाखंड तो ए बी हुआ लेकिन रेखा तो ये पूरी हुई, तो यही तो अभीष्ट रेखा हुई जिसका समीकरण आपको सिद्ध करना है। तो इस रेखा का समीकरण आपको इसके बराबर सिद्ध करना है। अब देखते हैं अभीष्ट रेखा का समीकरण हम कैसे लिख पाते हैं। तो अभीष्ट रेखा का समीकरण, यहां पर आप ये देखो कि हमको एक्स अक्ष पर अंत्यखंड दिया है, मतलब ये दिया हुआ है एक्स अक्ष पर कितना कट कर रहा है ये, और वाई अक्ष पर अंत्यखंड दिया है, मतलब ये भी हमें दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स बटे एक्स अक्ष पर अंत्यखंड, तो एक्स बटे ए लिखते थे लेकिन यहां पर 2a हो जाएगा, प्लस वाई बटे 2b हो जाएगा यहां पर, बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां से देखो एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी, यहां से मैंने देखो 1/2 उभयनिष्ठ ले लिया था दोनों पदों में से, तो ये बराबर 1 हो गया। अब इस 2 को मैं पक्षांतर कर देता हूं दाईं तरफ, तो ये गुणा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अर्थात अभीष्ट रेखा का समीकरण। और आप देखिए आपको यही ज्ञात करने को बोला भी गया था। चलिए ये तो आपका एक मेथड रहा जिससे मैंने आपको अभीष्ट रेखा का समीकरण देखो समझा दिया, देखो इसी के बराबर आएगा। अब मैं दूसरे मेथड से अगर आपको समझाऊं कि कैसे हम निकाल सकते थे अभीष्ट रेखा का समीकरण, तो देखिए हम कैसे और निकाल सकते थे। देखो आपको 2 बिंदु पता लग गए हैं जिन बिंदुओं से रेखा गुजर रही है, बिल्कुल आपको तो 3 बिंदु पता लग गए हैं, 0,2 भी, ये बिंदु भी तो रेखा पर ही होगा, मध्य बिंदु है तो, और ये 2a,0, 3 बिंदु पता लग गए। आप कोई से भी 2 बिंदु ले लीजिएगा, मान लीजिएगा मैंने 2a,0 ले लिया एक बिंदु, और एक बिंदु a, b ले लिया, ये आप पर निर्भर करता है आप कौन से 2 बिंदु लेना चाहते हैं, कोई से भी लेंगे आंसर बिल्कुल एक ही आएगा, मतलब सेम आएगा। तो देखिए आप क्या करोगे, y माइनस y1, मान लीजिएगा ये y1 है और ये x1 मैंने मान लिया, तो 0 बराबर ये x2 मान लिया और ये y2 मान लिया, तो y2 माइनस y1 अर्थात b माइनस 0 बटे x2 माइनस x1 अर्थात a माइनस 2a गुणा x माइनस x1 अर्थात x माइनस 2a। तो यहां से आप देखो y बराबर ये b बटे ये देखो माइनस a आ गया, ये आ गया x माइनस 2a। यहां से अगर आप इसको गौर करो तो माइनस का गुणा मतलब माइनस ए जो ये है इसको पक्षांतर करोगे तो माइनस का ए वाई बराबर बी का गुणा कर दोगे, बी एक्स माइनस 2ab आ जाएगा, अर्थात बी एक्स, देखो इसको पक्षांतर कर देते हैं दाईं तरफ और इसको बाईं तरफ कर देते हैं, तो बी एक्स प्लस ए वाई एक तरफ आ जाएगा और 2ab एक तरफ आ जाएगा। अभी हम ए बी से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं, तो देखिए ए बी से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो बी एक्स बटे ए बी लिख दिया मैंने, प्लस ए वाई बटे ए बी लिख दिया, बराबर 2ab बटे ए बी मैंने यहां पर इसको लिख दिया। तो अगर आप इसको गौर करो तो b से देखो ये b कट गया, a से a कट गया और ए बी से ये a b आपके पास कट जाएगा यहां से। तो देखिए आपके पास क्या बचा है यहां से x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, और यही आपका समीकरण जो आपको सिद्ध करना था वो था। तो इस तरीके से आप देखो हमने दोनों मेथड से करके आपको दिखा दिया, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो सकते हैं इसके कोई और भी मेथड है, लेकिन आपको कोई एक मेथड यूज करना है, यहां पर तो मैंने आपको दो मेथड बता दिए, तो कोई सा भी मेथड यूज करें आपका उत्तर हमेशा एक ही आएगा और दोनों ही मेथड बिल्कुल सही ही हैं। अब देखिए 19वें प्रश्न पर आते हैं। 19वें प्रश्न में बोला गया कि अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R जिसके निर्देशांक h, k हैं वो 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, तो आपको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखिए ये प्रश्न बिल्कुल 18वें प्रश्न जैसा है लेकिन कुछ अंतर है इसमें, पहले उसको अंतर को हम समझते हैं। तो यहां पर स्टार्टिंग में तो मैं y अक्ष और x अक्ष दोनों बना लेता हूं क्योंकि आपको ढंग से समझ में आए इसके लिए। तो ये देखिए हमने x अक्ष और y अक्ष दोनों यहां पर बना लिए। अब बोला गया कि अक्षों के बीच एक रेखाखंड है, तो स्वाभाविक सी बात है अक्षों के बीच में बोला गया मतलब एक ऐसी रेखा जो दोनों अक्षों को कट करती हो, तो मान लीजिएगा कुछ ऐसी रेखा आ गई। लेकिन अक्षों के बीच में रेखाखंड की बात करूं, अगर ये बिंदु A है और ये B है तो रेखाखंड आपके पास AB ही आएगा, और रेखा जबकि ये पूरी हो जाएगी तो ये अभीष्ट रेखा आ गई। अब आपको बोला गया कि एक जो बिंदु है R जिसके निर्देशांक h, k दिए हुए हैं, तो देखो R ये दिया हुआ है बिंदु h, k जिसके निर्देशांक हैं। अब ये देखो बोला गया ये 1:2 के अनुपात में व्यक्त करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। आपने
अंतःविभाजन का फॉर्मूला पढ़ा ही है, जिसमें हम बोलते थे m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, तो यहां पर 1:2 हो गया, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 एक तरीके से। अच्छा, अब कैसे हमने बोला कि प्रश्न संख्या 18 के जैसा ही ये प्रश्न, उसमें आपको बोला गया था कि मध्य बिंदु था वो बिंदु P वहां पर, यहां पर आपको मध्य बिंदु ना बोलकर बोल दिया गया किसी अनुपात में है। मध्य बिंदु में क्या होता था, 1:1 होता था, कि मध्य बिंदु होता है दोनों दूरियां बराबर हो गई बेसिकली, बिल्कुल बीच का। यहां पर लेकिन मध्य नहीं है, बस इतना ही अंतर है केवल, बाकी सब हमारे पास बिल्कुल सेम प्रश्न है। तो अब देखो, सबसे पहले तो हम बिंदु A को कुछ मान लेते हैं अपनी तरफ से, जैसे क्या होगा, ये h,0 तरीके का होगा। कैसे, अब मैं इसे h,0 नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि h देखो प्रश्न में यूज कर लिया, मैं इसे स्मॉल a,0 बोल देता हूं और b को 0,b बोल देता हूं, क्योंकि देखो b मतलब y अक्ष पर है तो x निर्देशांक 0 हो गया, b मैंने अपनी तरफ से मान लिया। a x अक्ष पर है तो देखो y निर्देशांक 0 हो गया और x मैंने अपनी तरफ से a मान लिया। अब कैसे भी हमें इस r के निर्देशांक को देखना है कि क्या हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। तो आप एक बात सोचिए, पहले तो हम अपनी तरफ से ही निकालते हैं, मतलब हम इसको ध्यान नहीं देते हैं कि r आपको क्या दिया हुआ है, h, k जो दिया है हम इसको ध्यान नहीं रखेंगे। हम अपनी तरफ से r के निर्देशांक निकालेंगे, जबकि r AB वाले रेखाखंडों को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। एक बात बस आपको ये गौर करनी है, यहां पर छात्रों को ये संदेह हो सकता है कि क्या हम 1 इधर और 2 इधर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखें x और y अनुपात जब दिया जाए तो हमेशा x को पहले मान लो और y को आप बाद में मानोगे, तो यहां से आपको एक इधर ही रखना पड़ेगा। तो देखिए r के निर्देशांक अभी क्या आएंगे आपके पास, 1 गुणा 0 प्लस 2 गुणा a, क्योंकि अभी आप x निर्देशांक लिख रहे हो तो केवल x वालों को लोगे, बटे 1 प्लस 2। ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लिखा है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, कॉमा, अब y निर्देशांक लिखूंगा तो देखो 1 का गुणा अब b से करना पड़ेगा, प्लस 2 का गुणा, अब देखो y निर्देशांक इधर 0 है तो 0 से करना पड़ेगा, बटे 1 प्लस 2। ये आपके पास अपनी तरफ से आपने निकाल लिया r, लेकिन ये एक्चुअल में किसके बराबर है, प्रश्न में बोला गया है ये बराबर तो h, k की है। ध्यान रखें प्रश्न में h, k का यूज कर लिया गया है, मतलब h और k आपके आंसर में आ जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर में a और b नहीं आने चाहिए, क्योंकि a और b हमने अपनी तरफ से माने हैं। तो आप यहां से देखो, ये तो 0 हो गया, ये 2a बचा बटे 3, कॉमा, ये देखो ये 0 हो गया, ये b बचा तो b बटे 3, ये बराबर हो गया आपके पास h, k के। तो आप एक बात ये देखोगे कि 2a बटे 3 आपके पास h के बराबर हो गया और b बटे 3 आपके पास k के बराबर हो गया, लेकिन आपको तो a और b चाहिए ही नहीं था, वो तो आपने अपनी तरफ से माने थे। तो देखो a का मान यहां से आप देखोगे तो 3h बटे 2 आ गया और b का मान यहां से आप देखोगे तो 3k आ गया। तो आपने a और b के मान निकाल लिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्चुअल में ये बिंदु भी पता लग गए। देखो ये a, 0 लिखा है, a का मान आपके पास 3h बटे 2 आया है तो 3h बटे 2, 0 हो गया, और b का मान आपके पास 3k आया है तो आप इसे 0,3k लिख सकते हैं। तो आप देखो ये आपको x अक्ष पर कटा अंतःखंड की लंबाई आपको पता लग गई, कैसे, क्योंकि दाईं तरफ 3h बटे 2 है और ये देखो इधर क्या हो गई, 3k हो गई है। अब यहां पर आपको अभीष्ट रेखा का समीकरण लिखना था, तो यहां पर देखिए अभीष्ट रेखा का समीकरण, इसे भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको यहां पर कैसे भी दो बिंदु पता लग जाए तो आप लिख सकते थे, लेकिन यहां पर तो अच्छी बात क्या है, आपको 3 बिंदु पता है, बी वाला बिंदु पता लग गया, आर वाला दिया हुआ था, ए वाला पता लग गया है, तो 3 में से कोई से भी 2 बिंदु लेके रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हो, अभीष्ट रेखा का समीकरण। एक तो ये तरीका हो गया, इसको मैं नहीं कर रहा हूं, इसको आप खुद कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में किया था। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि अंतःखंड वाला फॉर्मूला लगाता हूं, जिसमें आपने पढ़ा था x बटे x अक्ष पर कटा अंतःखंड प्लस y बटे y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर 1। लेकिन अब यहां पर देखो x बटे x अक्ष पर कटा अंतःखंड, आप देखो आपके पास आ जाएगा प्रश्न फॉर्मूला, तो देखो यही आएगा, बस a की वैल्यू 3h बटे 2 है तो लगाएंगे x बटे 3h बटे 2 प्लस y बटे b की वैल्यू आ गई 3k बराबर 1 आ गया यहां से। तो अब देखो यहां अगर लासापा लूंगा, मतलब पहले तो 2 को ऊपर भेज सकते हैं, तो 2x बटे 3h प्लस y बटे 3k बराबर 1 आ गया। अब यहां से आप गौर करो तो 1 बटे 3 हमारे पास वेनिस्ट आ रहा है, तो 2x बटे h आ गया प्लस y बटे k आ गया यहां से बराबर 1 आ गया। अब यदि हम इसको 3 को
दाईं तरफ भेज दें तो ये गुणा में बदल जाएगा, तो 2x बटे एच प्लस वाई बटे के बराबर 3 आपके पास यहां से आ जाएगा, और यही आपके पास अभीष्ट रेखा का समीकरण आ जाएगा। अब हो सकता है कुछ छात्र इसको थोड़ा सरल कर दें, कैसे कर सकते हैं? तो देखो वो लासापा ले लेंगे, तो 2kx प्लस एच वाई बटे एच के बराबर 3 आ जाएगा यहां से। तो अब यदि आप देखोगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2kx प्लस एच वाई बराबर 3 गुणा एच के। तो आप इन दोनों समीकरणों में से कोई भी समीकरण आप लिख सकते हैं, बल्कि आप किसी और फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, बस ध्यान रखें आपने सभी गणनाएं सही करी हो। तो यही आपके पास उत्तर हो जाएगा, अर्थात अभीष्ट रेखा का समीकरण। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 10.2 के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 20 को हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है कि बिंदु 3,0, -2, और 8,2 सररेख हैं। अब चलिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपको 3 बिंदु सररेख सिद्ध करने हैं। तो देखिए सररेख का मतलब होता है एक रेखा में। अब एक रेखा में यदि बिंदु हैं तो सररेख सिद्ध करने के लिए आपने देखो कक्षा 10 में जैसे सीखा था कि हम मान लेंगे एक त्रिभुज बनना है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया मतलब कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्षेत्रफल 0 आ गया मतलब तीनों बिंदु सररेख होंगे। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका आपने अभी कक्षा 11 में ही सीखा था कि आप प्रवणता देखोगे, उन तीनों बिंदुओं से तीन रेखाएं बननी नहीं होंगी, तो तीनों रेखाओं की प्रवणता हमेशा बराबर आएगी। दूसरा तरीका ये था। लेकिन यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करना है, मतलब रेखा के समीकरण से कुछ देखना है, तब कैसे सिद्ध कर पाएंगे। तो आपको ये सब मेथड नहीं अपनाने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दो या लंबाई दो दूरियों की लंबाई तीसरी दूरी के बराबर हो जाए, ये भी नहीं करना। ना ही हमें प्रवणता वाला तरीका अपनाना है, यहां पे हमें रेखा के समीकरण का तरीका अपनाना है। अब समझ लेते हैं कैसे इसको करेंगे। मान लीजिएगा आपके पास एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी तक आपने जितना सीखा है आप ए और बी बिंदुओं से मिलकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये आसानी से निकाल सकते हैं। रेखा का समीकरण आपके पास आ जाएगा। अब यदि उस रेखा के समीकरण में कोई बिंदु उसको संतुष्ट करेगा, इसका मतलब यह हुआ कि वो बिंदु उस रेखा पर आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ए बी सी तीनों आपके पास सररेख हो जाएंगे, मतलब एक ही रेखा में हो जाएंगे अगर बिंदु सी उस रेखा को संतुष्ट कर दे तो। अब यहां पर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो मान लीजिएगा आप कोई से भी दो बिंदु ले लीजिएगा, जैसे यहां पर आप मान लीजिएगा इसको ए है, ये बी है और ये सी है। आप कोई से भी दो बिंदु ले लीजिएगा, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपके लिए ए और सी ले लिया, आप ए और बी भी ले सकते हो, बी और सी भी ले सकते हो। मैंने यहां ए तथा सी ले लिया है, जहां ए बिंदु के निर्देशांक है आपके पास 3,0 और सी बिंदु के निर्देशांक है 8,2। तो अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं से अर्थात ए और सी से गुजरने वाली एक रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा y माइनस y1, मतलब ये y1 ले लिया और ये x1 हो गया, और ये मैंने x2 मान लिया और ये मैंने y2 मान लिया। तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये आपके पास आ गया। यहां से देखो y बराबर ये आ गया 2/5 और x माइनस 3। तो देखो रेखा अपने पास आ जाएगी 5y बराबर 2x माइनस 6, ये रेखा आपके पास आ गई। ये किस रेखा का समीकरण अभी हमने निकाला है, ए और सी बिंदुओं से गुजरकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है कि क्या बी बिंदु सररेख है या नहीं। एक तरीके से सिद्ध करना है, मतलब एक तरीके से हमें चेक करना है। तो आप खुद सोचिए कि अगर बी बिंदु इसको संतुष्ट कर देगा, इसका मतलब यह हुआ कि ए सी वाली रेखा पर ही बी बिंदु है। तो बी बिंदु मतलब हमारे पास -2, है। इसको चेक करके देखते हैं। चलिए LHS देखते हैं, मतलब 5y है तो y की जगह -2 लगाऊंगा तो ये -10 आ गया। इसी तरीके से RHS देखूंगा, अर्थात x की जगह भी -2 लगाऊंगा 2x माइनस 6 में, तो ये आ गया 2 गुणा -2 माइनस 6। तो ये देखो -4 आया, -6 तो ये -10 आ गया। तो चूंकि LHS बराबर RHS आपके पास आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप बोल सकते हैं कि बिंदु B जो है वो A तथा C से
गुजरने वाली रेखा पर स्थित है, क्योंकि बी बिंदु ने इसको संतुष्ट कर दिया इस रेखा को। अर्थात कुछ इस तरीके से आपके पास आया होगा कि जैसे मान लीजिएगा ये एसी वाली रेखा ये होगी आपके पास कहीं भी, तो एसी वाली यदि ये रेखा ये है तो बी कहीं भी हो सकता है इस रेखा पर। हो सकता है बी यहां पर कहीं हो सकता है बी यहां पर कहीं हो, मतलब यहां पर कहीं हो सकता है बी यहां पर कहीं भी हो, हमें ये नहीं पता कहां पर है, लेकिन हमें इतना पता है कि होगा बी इसी वाली रेखा पर कहीं भी। तो अगर इस वाली रेखा पर कहीं भी स्थित होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो जाएंगे, अर्थात तीनों बिंदु सररेख हो जाएंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अतः ए, बी तथा सी तीनों सररेख बिंदु हैं।